यूपीएससी के लिए तैयार हैं? इंडियन इकोनॉमी के बिना ये लड़ाई अधूरी है। नमस्कार, आईएएस ज़ेन में आपका स्वागत है, जहां हम इकोनॉमी को करेंगे आसान और यादगार, वन शॉट में, शुरुआत से अंत तक। भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी प्रकृति को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इसके चरित्र और संरचना पर रोशनी डालते हैं, तो कोशिश रहेगी कि इनमें से जो मुख्य बातें हैं उन्हें निकालें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत सबसे पहले ये कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। इसमें कुछ निशानियां तो साफ हैं, जैसे प्रति व्यक्ति आय का कम होना, लेकिन एक और बात है पूंजी निर्माण की धीमी दर। इसका असल में मतलब क्या है? ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। हाँ, टेक्निकल है पर जरूरी भी। स्रोत बताते हैं कि इसका मतलब है अर्थव्यवस्था में नया निवेश, जैसे मशीनें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा जितनी जरूरत है विकास के लिए। और इसी से जुड़ा है मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, जिसका जिक्र स्रोत करते हैं। मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य का स्तर, जो विकास के लिए कह सकते हैं ईंधन का काम करते हैं। ये सब चीजें और साथ में जीवन का निम्न स्तर, रोजगार की दिक्कतें, ये सब मिलकर एक विकासशील अर्थव्यवस्था की तस्वीर बनाते हैं। समझ गया। तो ये तो हुई विकासशील होने की बात। अब आते हैं दूसरे बड़े पहलू पर, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल। स्रोत कहते हैं कि यह भारत की खास पहचान है, लेकिन क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि सरकारी और प्राइवेट कंपनियां साथ साथ काम करती हैं, या इसमें कुछ और भी है? हाँ, ये सिर्फ साथ काम करने से कहीं ज्यादा है। ये असल में एक संतुलन बनाने की कोशिश है। स्रोत इशारा करते हैं कि ये मॉडल पूंजीवादी व्यवस्था, जिसे बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं, जहां सब कुछ मुनाफे और निजी हाथों में होता है, और दूसरी तरफ समाजवादी व्यवस्था, जहां सरकार का नियंत्रण और सामूहिक हित पर जोर होता है, उनके बीच का एक रास्ता था। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा, जैसा स्रोत बताते हैं, कि ये संतुलन वक्त के साथ बदला भी है। मतलब कभी पब्लिक सेक्टर हावी रहा, कभी प्राइवेट। और भारत ने आजादी के बाद यही रास्ता क्यों चुने? कोई तो वजह रही होगी। स्रोत इस पर कुछ बताते हैं? हाँ, बिल्कुल। स्रोत कई कारण गिनाते हैं। देखिए, एक तो सीधी सी बात थी कि आजादी के वक्त सरकार के पास इतने पैसे, इतने संसाधन नहीं थे कि वो अकेले ही सब कुछ कर ले, बड़े बड़े उद्योग लगा ले। तो निजी क्षेत्र के पास जो पूंजी थी, जो उनकी टेक्नोलॉजी थी, मैनेजमेंट का अनुभव था, उसका फायदा उठाना एक तरह से जरूरत थी। अच्छा। दूसरा, सरकार चाहती थी कि वो अपनी ताकत उन जरूरी चीजों पर लगाए जहां शायद प्राइवेट सेक्टर ना जाए, जैसे कि बुनियादी ढांचा बनाना, सड़कें, बिजली या फिर सामाजिक कल्याण के काम। हाँ, ये बात तो है। और हाँ, मकसद तो यही था कि आर्थिक विकास तेज हो, गरीबी कम हो, बेरोजगारी घटे और लोगों तक अच्छी चीजें और सेवाएं पहुंचे। समझ गया। तो ये ढांचा तो बन गया। हाँ। अब इसके अंदर अर्थव्यवस्था काम कैसे करती है? हाँ। इसे समझने के लिए स्रोत इसे अलग अलग हिस्सों या क्षेत्रों में बांटते हैं। हाँ। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। हाँ, ये वर्गीकरण बहुत मदद करता है ये समझने में कि अर्थव्यवस्था की बनावट कैसी है। प्राथमिक यानी प्राइमरी सेक्टर, जैसा आपने कहा, वो है जो सीधे प्रकृति से जुड़ा है, खेती, माइनिंग, मछली पकड़ना, ये सब। ठीक है। फिर आता है द्वितीयक यानी सेकेंडरी सेक्टर, जो प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल लेके चीजें बनाता है, मतलब सारे उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह। और तृतीयक? और तृतीयक यानी टर्शरी सेक्टर, वो है सेवा क्षेत्र, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, आईटी सर्विसेज, टूरिज्म, सब इसी में आता है। स्रोत ये भी बताते हैं कि समय के साथ भारत में इसी तृतीयक क्षेत्र का महत्व बहुत बढ़ गया है। जीडीपी में इसका हिस्सा काफी बड़ा है अब। और अब तो बात इससे भी आगे बढ़ गई है। स्रोत नए क्षेत्रों का भी जिक्र करते हैं, जैसे चतुर्थक यानी क्वाटरनरी सेक्टर, जो ज्ञान आधारित है, रिसर्च, आईटी में भी जो हाई एंड काम है, और पंचक यानी क्विनरी सेक्टर, जिसमें उच्च स्तर के निर्णय लेने वाले लोग आते हैं, सीईओज, सरकारी अधिकारी, वैज्ञानिक। अच्छा, ये तो नई जानकारी है। हाँ, और इसी के साथ एक और बड़ी चीज जो आजकल बहुत चर्चा में है और जिसका जिक्र स्रोत भी करते हैं, वो है गिग इकोनॉमी। हाँ, गिग इकोनॉमी यानी फ्रीलांस काम, कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित नौकरियां। ये पारंपरिक नौकरी के ढांचे को बदल रही है। इसके अपने फायदे हैं, अपनी चुनौतियां हैं। ये बहुत दिलचस्प है कि अर्थव्यवस्था की बनावट लगातार बदल रही है। यहीं पे एक और जरूरी बात आती है जो स्रोत उठाते हैं, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सुनने में एक जैसे लगते हैं। हाँ, लगते हैं, पर है नहीं।
और ये अंतर बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत साफ करते हैं कि आर्थिक समृद्धि या ग्रोथ बस एक नंबर है, जैसे जीडीपी बढ़ गई या प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई। ये सिर्फ मात्रा दिखाता है, मतलब क्वांटिटी। ठीक है। लेकिन आर्थिक विकास या डेवलपमेंट इससे कई बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें मात्रा के साथ साथ गुणवत्ता यानी क्वालिटी भी देखी जाती है। गुणवत्ता मतलब ये कि क्या लोगों का जीवन सच में बेहतर हो रहा है, क्या उनकी शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य, रहन सहन सुधर रहा है, क्या अवसर बढ़ रहे हैं। विकास का असली मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं, बल्कि एक बेहतर, ज्यादा सार्थक जीवन है। राष्ट्रीय कल्याण में बढ़ोतरी, ये कह सकते हैं। ये तो बहुत अहम फर्क है। अच्छा, ये जो आज की तस्वीर है, विकासशील, मिश्रित अर्थव्यवस्था, बदलती संरचना वाली, इसकी जड़ें तो अतीत में होंगी। क्या स्रोत हमें ये समझने में मदद करते हैं कि आज़ादी से पहले यानी औपनिवेशिक काल में हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी, जिसने आज की स्थिति की नींव रखी? बिल्कुल, स्रोत इस पर काफी कुछ बताते हैं। देखिए, औपनिवेशिक भारत की अर्थव्यवस्था की पहचान थी बहुत कम प्रति व्यक्ति आय। खेतीबाड़ी ज्यादातर सिर्फ पेट भरने लायक थी, जिसे जीवन निर्वाह स्तर कहते हैं। कोई बड़ा औद्योगिक आधार नहीं बन पाया था। जो भी संसाधन थे, उनका इस्तेमाल ब्रिटेन अपने फायदे के लिए कर रहा था। और एक बहुत बड़ी समस्या थी जिसका जिक्र स्रोत करते हैं, क्षेत्रीय असंतुलन। क्षेत्रीय असंतुलन मतलब देश के कुछ इलाके तो थोड़े विकसित हो गए, बंदरगाह वाले शहर या जहां कच्चे माल का फायदा था, लेकिन बाकी बहुत सारे इलाके पिछड़े रह गए। एक समान विकास नहीं हुआ। इस विरासत का असर आजाद भारत की शुरुआती नीतियों पर साफ दिखता है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो इन स्रोतों से हमने समझा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति काफी जटिल है। ये विकासशील है, इसमें सरकारी और निजी क्षेत्र साथ काम करते हैं, यानी मिश्रित है। और इसकी संरचना भी लगातार बदल रही है, जिसमें सेवा क्षेत्र का दबदबा बढ़ा है और अब गिग इकॉनमी जैसी नई चीजें भी आ रही हैं। और हमने ये भी समझा कि सिर्फ आय का बढ़ना ही विकास नहीं है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार असल विकास है। हाँ, बिल्कुल। और ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अर्थव्यवस्था का ये जो रूप है, मिश्रित और विकासशील, ये भविष्य की चुनौतियों से कैसे निपटेगा। जैसे गिग इकॉनमी को रेगुलेट कैसे किया जाए ताकि काम करने वालों के अधिकार सुरक्षित रहें, या फिर क्या ये मौजूदा ढांचा हमें सतत विकास लक्ष्यों, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तक पहुंचने में मदद करेगा, या कहीं ये बाधा तो नहीं बनेगा। ये कुछ सवाल है जिन पर आगे सोचने की जरूरत है। हिस्से पर बात करेंगे, आर्थिक विकास और नियोजन। हमारे पास कुछ नोट्स और लेख हैं इस पर। जी हाँ, और हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से जो मुख्य बातें हैं, जैसे आर्थिक समृद्धि और विकास में क्या फर्क है, भारत की प्लानिंग की यात्रा कैसी रही, पंचवर्षीय योजनाएं, और फिर योजना आयोग से नीति आयोग तक का सफर, उसे समझें। बिल्कुल। और ये सवाल भी दिमाग में आता है कि क्या ये आर्थिक समृद्धि और विकास, क्या ये एक ही बात है या अलग हैं? और 1950 से अब तक ये नियोजन का सफर कैसा रहा भारत का? चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या है। तो सबसे पहले ये समृद्धि और विकास का जो अंतर है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आर्थिक समृद्धि, जिसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, वो मूल रूप से एक मात्रात्मक चीज है। मात्रात्मक मतलब? आंकड़ों में। हाँ, बिल्कुल। जैसे जीडीपी बढ़ गई या प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई, ये अर्थव्यवस्था के आकार में बढ़ोतरी दिखाता है, और ये अक्सर मतलब कम समय के पैमाने पर देखा जाता है। अच्छा, तो ये हुई ग्रोथ की बात, लेकिन विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो इससे कैसे अलग है? विकास इससे काफी आगे की बात है। इसमें मात्रात्मक तो है ही, पर गुणात्मक बदलाव भी शामिल हैं। मतलब लोगों के जीवन की गुणवत्ता सुधर रही है या नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब में सुधार हो रहा है। ये एक ज्यादा लंबी और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो इनको मापने के तरीके भी अलग होंगे फिर? हाँ, बिल्कुल। समृद्धि को तो जीडीपी या प्रति व्यक्ति आय से नाप लेते हैं, पर विकास के लिए हम एचडीआई मतलब मानव विकास सूचकांक या पीक्यूएलआई यानी जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, इन सब चीजों को देखते हैं। ये पीक्यूएलआई और एचडीआई, इनके बारे में थोड़ा और बताएंगे? हाँ, तो पीक्यूएलआई को मॉरिस डी मॉरिस ने विकसित किया था। इसमें 3 मुख्य संकेतक हैं: जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और बुनियादी साक्षरता। अच्छा। और एचडीआई, जिसे यूएनडीपी 1990 से इस्तेमाल कर रहा है, वो 3 आयामों पर फोकस करता है: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। तो आप देख सकते हैं कि विकास का दायरा कितना बड़ा है। सिर्फ पैसा नहीं, जीवन की गुणवत्ता।
नहीं कहा। और आजकल वो सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात भी बहुत होती है। जी हाँ, बिल्कुल। इसका आधार यही है कि आज का विकास ऐसा हो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अवसर बने रहें, खासकर पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। और एक और टर्म आजकल सुनने में आता है, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स या HFIs। हाँ, आर्थिक समीक्षा 2022-23 में भी इसका जिक्र था। ये कुछ ऐसे संकेतक हैं जैसे बिजली की खपत कितनी हुई, GST कितना इकट्ठा हुआ, UPI से कितने लेन देन हुए। ये सब अर्थव्यवस्था की, आप कह सकते हैं, तात्कालिक सेहत का अंदाजा जल्दी दे देते हैं। ओके। वैसे पुराने दौर से जुड़ा एक और टर्म है हिंदू वृद्धि दर। हाँ, ये सुना है मैंने। प्रोफेसर राजकृष्ण ने दिया था शायद। ये क्या था असल में? हाँ, प्रो राजकृष्ण ने। ये दरअसल 1950 से 1980 के दशक के दौरान भारत की जो औसत GDP वृद्धि दर थी, जो करीब 3.5% के आसपास ही रही, उस धीमी गति के लिए ये टर्म इस्तेमाल किया गया था। एक तरह से उस दौर की आर्थिक स्थिति पर एक टिप्पणी थी ये। समझ गया। तो ये तो हुई समृद्धि और विकास की बात। अब अगर हम नियोजन मतलब प्लानिंग के इतिहास पर आए भारत में, इसकी शुरुआत कब से हुई? देखिए, प्लानिंग का विचार तो आज़ादी से भी पहले का है। 1934 में M विश्वेश्वरैया की किताब आई थी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। फिर 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति बनी थी कांग्रेस के तहत। अच्छा, आजादी से पहले भी? जी हाँ। फिर बॉम्बे प्लान 1944-45, गांधीवादी योजना 1944, पीपल्स प्लान 1945, सर्वोदय प्लान 1950, ये सब उसी दौर के प्रयास थे, अलग अलग विचारधाराओं से प्रेरित। और फिर आजादी के बाद स्थापित हुआ योजना आयोग। बिल्कुल, 15 मार्च 1950 को ये केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर बना था। ये याद रखना जरूरी है कि ये एक संविधानेतर संस्था थी, मतलब संविधान में इसका जिक्र नहीं था, एक सलाहकार निकाय था ये। और इसका काम था पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। हाँ, योजनाएं बनाना और उनकी निगरानी करना। और फिर एक और संस्था थी, राष्ट्रीय विकास परिषद या NDC, जो अगस्त 1992 में बनी। इसका मुख्य काम था इन पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी देना। इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री भी होते थे। और यहीं से शुरू हुआ पंचवर्षीय योजनाओं का लंबा दौर, जो 2017 तक चला। कुल 12 योजनाएं। जी, पहली योजना 1951-56 का फोकस था कृषि और सिंचाई पर। ये हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित थी, जो बचत और निवेश पर जोर देता था। और दूसरी योजना? वो तो काफी अलग थी शायद। हाँ, दूसरी 1956-61 महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसमें भारी उद्योगों और तेज औद्योगिकरण पर बहुत जोर दिया गया। समाजवादी ढांचे की स्थापना का लक्ष्य रखा गया। इसका काफी प्रभाव रहा है भारत के औद्योगिक विकास पर। बिल्कुल। हालांकि इस पर बहस भी होती है कि क्या कृषि की कीमत पर उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। खैर, आगे बढ़ें तो तीसरी योजना 1961 से 66 आत्मनिर्भरता पर केंद्रित थी। फिर बीच में 1966 से 69 तक योजना अवकाश रहा, वार्षिक योजनाएं चलीं। और फिर पांचवी योजना 1974 से 78, गरीबी हटाओ का नारा इसी में आया था ना? हाँ, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता इसके मुख्य लक्ष्य थे। ये योजना वैसे अपने कार्यकाल से 1 साल पहले ही खत्म कर दी गई थी। अच्छा, और कोई खास योजना जो याद आती हो? जैसे छठी योजना 1980-85 के दौरान नाबार्ड की स्थापना हुई थी, 12 जुलाई 1982 को। फिर 8वीं योजना 1992-97 महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ये उदारीकरण के ठीक बाद आई और इसमें मानव संसाधन विकास पर काफी ध्यान दिया गया। और आखिरी 12वीं योजना 2012 से 17, उसका लक्ष्य था तीव्रतर, धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास, मतलब तेज ग्रोथ हो, पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाए और विकास का फायदा सब तक पहुंचे। तो ये एक लंबा सफर रहा योजनाओं का। लेकिन फिर 2015 में एक बड़ा बदलाव आया। योजना आयोग खत्म और नीति आयोग शुरू। एकदम सही। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान ने काम करना शुरू किया। तो ये सिर्फ नाम बदला या काम करने का तरीका भी? मुख्य अंतर क्या है दोनों में? नहीं, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था। देखिए, योजना आयोग का जो मॉडल था वो ज्यादातर टॉप डाउन था, मतलब केंद्र योजना बनाता था, राज्यों को फंड आवंटित करता था। हाँ। नीति आयोग को एक थिंक टैंक या विचार मंच की तरह बनाया गया है। इसका सिद्धांत है सहकारी संघवाद,
मतलब केंद्र और राज्य मिलकर काम करें। ये बॉटम अप अप्रोच पर जोर देता है, यानी नीतियां जमीनी स्तर से शुरू हों। तो फंड आवंटन का काम अब नीति आयोग नहीं करता? उतना नहीं। इसका मुख्य काम है नीति निर्माण में मदद करना, राज्यों को सलाह देना, एक ज्ञान केंद्र की तरह काम करना और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाना। इसमें राज्यों की भागीदारी ज्यादा सक्रिय है। गवर्निंग काउंसिल में सभी मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल हैं। तो ये एक तरह से भूमिका का बदलाव है, प्लानिंग से ज्यादा पॉलिसी और कॉपरेशन की तरफ। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। फोकस अब योजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी पर भी है। तो कुल मिलाकर आज हमने ये समझा कि आर्थिक विकास सिर्फ आंकड़ों की बढ़ोतरी नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार है। और भारत ने इस लक्ष्य को पाने के लिए नियोजन का एक लंबा रास्ता तय किया है, पंचवर्षीय योजनाओं से लेकर अब नीति आयोग तक, जहां राज्यों की भूमिका और सहयोग पर ज्यादा जोर है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है, क्या योजना आयोग से नीति आयोग में ये बदलाव सिर्फ एक संस्थागत पुनर्गठन है, या इसने वाकई भारत के विकास के प्रति नजरिए और प्रक्रिया को मौलिक रूप से बदल दिया है? ये एक अहम सवाल है जिस पर आगे भी विचार किया जा सकता है। नमस्कार, आइए ज़ेन में आपका स्वागत है। हैं वो हमें अर्थव्यवस्था के कुछ आम बुनियादी लेकिन काफी दिलचस्प कोनों में ले जाते हैं। हम देखेंगे कि चीजों की मांग कैसे बनती बिगड़ती है, अलग अलग तरह के बाजार कैसे काम करते हैं, और हाँ, कुछ ऐसे आर्थिक विचार जो शायद पहली नजर में उल्टे लगें। तो चलिए शुरू करते हैं मांग से। स्रोत कहते हैं कि किसी चीज की मांग का मतलब है एक तय कीमत पर एक तय समय में लोग उसे कितना खरीदना चाहते हैं। सुनने में तो काफी सीधा लगता है ना? हाँ, लगता तो है, पर इसमें देखिए कई पेंच हैं। चीज की अपनी कीमत तो है ही, लेकिन उससे जुड़ी दूसरी चीजों की कीमतें भी मायने रखती हैं। और हाँ, खरीदने वाले की आमदनी और उनकी पसंद आदतें, ये सब मांग को घटाती बढ़ाती हैं। अच्छा। आमतौर पर तो यही होता है कि कीमत गिरे तो मांग बढ़ती है और आमदनी बढ़े तो भी मांग बढ़ती है। पर हाँ, इसमें एक घटिया वस्तु का कॉन्सेप्ट भी है, जिसकी मांग आमदनी बढ़ने पर कम हो जाती है। और यहीं पर मुझे लगता है वो सबसे अजीब वाला अपवाद आता है, जिसका जिक्र है स्रोतों में, गिफेन वस्तुएं। ये वो चीजें हैं जिनकी मांग कीमत बढ़ने पर बढ़ जाती है। मतलब ये तो मांग के आम नियम को सीधे सीधे चुनौती है। बिल्कुल। और ये हमें सीधे एडम स्मिथ के उस मशहूर हीरा पानी विरोधाभास की याद दिलाता है कि पानी जो जिंदगी के लिए इतना जरूरी, वो इतना सस्ता, और हीरा जिसकी उपयोगिता कहीं कम है, वो इतना महंगा क्यों? हाँ, ये सवाल तो हमेशा दिमाग में आता है। इसका जवाब छिपा है सीमांत उपयोगिता में। मार्जिनल यूटिलिटी, यानी किसी चीज की एक और इकाई, मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट इस्तेमाल करने से जो संतुष्टि मिलती है। अच्छा। पानी इतना ज्यादा है कि हर अगले ग्लास से मिलने वाली संतुष्टि कम होती जाती है, तो उसकी सीमांत उपयोगिता कम है। हीरे दुर्लभ है, बहुत कम मिलते हैं, इसलिए उनकी सीमांत उपयोगिता बहुत ज्यादा मानी जाती है। मार्शल ने इसी विचार से इस पहेली को सुलझाया था, ऐसा स्रोत बताते हैं। वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन है। अच्छा, अब अगर मांग से आगे बढ़कर बाजार की तरफ देखें, स्रोत कई तरह की संरचनाएं बताते हैं। एक छोर पर है पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन। हाँ, जहां मतलब अनगिनत बेचने वाले हैं, सब लगभग एक जैसी चीज बेच रहे हैं और कीमत पर किसी का कोई खास नियंत्रण नहीं होता। खरीदार के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। और दूसरे छोर पर क्या है? ठीक इसके उलट, एकाधिकार, मोनोपोली, यानी अकेला राजा। हाँ, एक ही बेचने वाला, कीमत पर पूरा नियंत्रण। और इन दोनों के बीच में एक और स्थिति है, अल्पाधिकार, ओलिगोपोली। अल्पाधिकार, जहां मुट्ठी भर, मतलब कुछ ही बड़े खिलाड़ी बाजार पर छाए रहते हैं। स्रोत भारत के मोबाइल ऑपरेटर बाजार को इसका एक उदाहरण मानते हैं। अच्छा, जैसे कुछ गिनी चुनी कंपनियां। बिल्कुल। और एक और खास स्थिति है, क्रेता एकाधिकार, मोनोप्सनी। यहां उल्टा है, खरीदार एक होता है लेकिन बेचने वाले कई। ओह, ये कैसे? हम सब सोचते हैं भाई बचत करना तो अच्छी बात है ना, लेकिन कीन्स ने, जैसा कि स्रोत बताते हैं, एक विरोधाभास सामने रखा, मितव्ययिता का विरोधाभास, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। अगर सब एक साथ ज्यादा बचाने लगें तो क्या होगा? ये तो अच्छा होना चाहिए। हाँ, सुनने में तो यही लगता है, पर सोचिए, अगर हर कोई खर्च कम करके बचाने लगे तो बाजार में चीजों की कुल मांग वो घट जाएगी। हाँ, ये तो है।
और अगर मांग घटेगी तो कंपनियां उत्पादन कम करेंगी, फिर शायद नौकरियां कम होंगी, लोगों की आय कम होगी और अंत में हो सकता है कि कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था में बचत भी कम हो जाए। अरे, मतलब जो व्यक्तिगत स्तर पर समझदारी है वो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए उल्टी पड़ सकती है। कुछ स्थितियों में हाँ, कीन्स का यही तर्क था। ये नीति बनाने वालों के लिए एक बड़ी दुविधा हो सकती है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और पहलू है आय का बंटवारा। स्रोत इसे मापने के तरीकों का भी जिक्र करते हैं। हाँ, यहाँ लॉरेंस वक्र और गिनी गुणांक जैसे उपकरणों का जिक्र है। मैक्स ओ लॉरेंस का वक्र वो ग्राफ पर दिखाता है कि कितनी आमदनी कितने प्रतिशत लोगों के पास है, और कोराडो गिनी का गुणांक इसी असमानता को एक नंबर में बताता है, 0 से 1 के बीच। जीरो मतलब सब बराबर, कोई असमानता नहीं, और 1 मतलब पूरी असमानता, सारी दौलत एक ही व्यक्ति के पास। अच्छा, तो ये आंकड़े बताते हैं कि समाज में आर्थिक खाई कितनी गहरी है। बिल्कुल। और जब विकास की बात आती है तो वहां भी अलग अलग सोच दिखती है। एक तरफ रैगनर नर्क्स का संतुलित विकास का सिद्धांत है, बैलेंस्ड ग्रोथ। हाँ, जो कहता है कि एक साथ कई सेक्टरों में निवेश करो ताकि सब एक दूसरे के लिए मांग पैदा कर सकें, एक साथ आगे बढ़ें। और दूसरी तरफ एल्बर्ट हर्शमैन का नजरिया है असंतुलित विकास, अनबैलेंस्ड ग्रोथ। उनका मानना था कि भाई संसाधन तो सीमित हैं, इसलिए कुछ चुनिंदा जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है उनमें पैसा लगाओ। अच्छा, फोकस करो। हाँ, उनका विकास अपने आप ही, वो जिसे लिंकेज प्रभाव कहते हैं, उसके जरिए दूसरे सेक्टरों को भी खींच लेगा, आगे बढ़ाएगा। तो मतलब हमने देखा कि मांग सिर्फ कीमत का खेल नहीं है, बल्कि आय, पसंद, दूसरी चीजें, बहुत कुछ है। और गिफिन वस्तुओं जैसे चौंकाने वाले अपवाद भी मौजूद हैं। हमने अलग अलग बाजार देखे और ये मितव्ययिता का विरोधाभास जैसा विचार भी समझा, जो सोचने पर मजबूर करता है। सही कहा। ये सारे सिद्धांत, चाहे वो मांग के नियम हो, बाजार की बनावट हो, असमानता मापने के तरीके हों या विकास के मॉडल, ये सब हमें ये समझने में मदद करते हैं कि अर्थव्यवस्था चलती कैसे है। और जैसा स्रोतों में इशारा है, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमर्त्य सेन का वेलफेयर अप्रोच है, दादा भाई नौरोजी की ड्रेन थ्योरी है, रोस्टॉफ के विकास के चरण हैं, बहुत कुछ है। हाँ, तो कुल मिला के ये स्रोत हमें आर्थिक दुनिया की एक काफी दिलचस्प झलक दिखाते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां नियम भी हैं और उनके अजीबोगरीब अपवाद भी, और जहां हर जवाब शायद नए सवाल खड़े कर देता है। बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की दुनिया में जहां हम सबको व्यक्तिगत तौर पर ज्यादा बचत करने और निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्या कीन्स का वो मितव्ययिता का विरोधाभास हमें बड़े पैमाने पर, मतलब पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर, आर्थिक नीतियों के बारे में कुछ अलग सोचने को कहता है? इस पर जरूर सोचिएगा। और इनके जरिए हम राष्ट्रीय आय की जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। और शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट से करते हैं। क्या आपको पता है, स्रोतों के मुताबिक भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहला अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था 1867-68 में। हाँ, बिल्कुल। और तब प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, सिर्फ 20 रुपए आंकी गई थी। सिर्फ 20 रुपए, उस जमाने के हिसाब से सोचिए। हाँ, काफी कुछ कहता है आंकड़ा। बिल्कुल, ये उस वक्त की आर्थिक स्थिति पर काफी रोशनी डालता है। अच्छा, यहीं पर ये समझना जरूरी है कि हम राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं। ये सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी से थोड़ा अलग होता है। हाँ, ये अंतर अक्सर लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करता है। आप इसे थोड़ा और साफ करेंगे? जरूर। देखिए, जीडीपी जो है वो किसी देश की सीमा के अंदर, ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, एक साल में जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज बनती हैं उनकी टोटल मॉनेटरी वैल्यू है। वहीं राष्ट्रीय आय में हम देश के जो नागरिक हैं, सिटीजन्स, उनकी कमाई देखते हैं, चाहे वो देश के अंदर कमा रहे हों या बाहर। अच्छा। जैसे मान लीजिए कोई भारतीय नागरिक है, वो विदेश में काम करके पैसा कमा रहा है, तो वो कमाई भारत की राष्ट्रीय आय में जुड़ेगी। ओके। पर भारत की जीडीपी में नहीं, क्योंकि वो भारत की सीमा के बाहर हुई है। सही है। और इसी तरह अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में कमा रही है, हाँ, तो उसका जो प्रॉफिट है वो भारत की जीडीपी में तो आएगा, क्योंकि उत्पादन यही हुआ है। पर अगर वो प्रॉफिट वापस अपने देश भेज देती है तो वो हमारी राष्ट्रीय आय में नहीं गिना जाएगा। ये बहुत अहम फर्क है, और खासकर ग्लोबलाइजेशन के दौर में इसे समझना जरूरी है। तो आजकल भारत में ये सब गणना, ये कैलकुलेशन कौन करता है? अब ये जिम्मेदारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ की है।
नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। NSO। हाँ, आपको शायद याद हो मई 2019 में दो बड़े संगठन थे, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO। इनका विलय कर दिया गया था। हाँ, सुना था। तो इन दोनों को मिला के NSO बनाया गया। मकसद यही था कि डेटा कलेक्शन और एनालिसिस में बेहतर तालमेल हो, ज्यादा सटीकता आए, ताकि डेटा और मजबूत हो सके। अच्छा, इतिहास पर वापस चलें तो नौरोजी के बाद किसने इसे और वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाया? देखिए, नौरोजी का प्रयास तो शुरुआती था, बहुत महत्वपूर्ण था, पर वैज्ञानिक तरीके से जो पहली गिनना मानी जाती है उसका श्रेय डॉक्टर VKRV राव को जाता है। VKRV राव। हाँ, फिर आज़ादी के बाद 1949 में सरकार ने प्रोफेसर PC महालोनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति बनाई। महालोनोबिस, हाँ, योजना आयोग से भी जुड़े थे शायद। बिल्कुल, बहुत बड़ा नाम है भारतीय सांख्यिकी में। उन्हें तो भारतीय सांख्यिकी आंदोलन का जनक भी कहते हैं। अच्छा। तो इस समिति ने 1948-49 के लिए राष्ट्रीय आय बताई थी करीब 8650 करोड़ रुपए और प्रति व्यक्ति आय 246.9 रुपए। 20 रुपए से 246 रुपए तक का सफर। हाँ, समय के साथ। वैसे अगर हम दुनिया भर में देखें तो राष्ट्रीय आय लेखांकन यानी नेशनल इनकम अकाउंटिंग, इसका जनक साइमन कुज़नेट्स को माना जाता है। साइमन कुज़नेट्स, ओके। अच्छा, इन गणनाओं में एक टर्म बार बार आता है, आधार वर्ष या बेस ईयर। इसका क्या मतलब है, क्यों जरूरी है ये? हाँ, आधार वर्ष बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। देखिए, जब हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था इतने प्रतिशत बढ़ी तो हमें महंगाई का असर हटाना होता है ना। हाँ, वरना सही ग्रोथ कैसे पता चलेगी? कैलकुलेट करते हैं, इससे हमें रियल ग्रोथ पता चलती है, इन्फ्लेशन का असर हट जाता है। अभी भारत के लिए आधार वर्ष 2011-12 है। 2011-12 ठीक है। अच्छा, विकास की बात हो रही है तो एक और टर्म स्रोतों में मिला, हिंदू वृद्धि दर। ये क्या चीज है? इसका GDP से क्या लेना देना है? हाँ, ये हिंदू वृद्धि दर, ये शब्द असल में प्रोफेसर राजकृष्ण ने इस्तेमाल किया था 70 के दशक के आखिर में। अच्छा। ये भारत की आज़ादी के बाद से लेके करीब 1980 तक जो अर्थव्यवस्था की धीमी ग्रोथ रेट थी, मतलब औसतन 3.5% के आसपास, उसको बताने के लिए था। तो इसका सीधा संबंध GDP वृद्धि दर से ही था। ये उस दौर की आर्थिक नीतियों पर एक तरह की टिप्पणी थी कि ग्रोथ बहुत धीमी है। समझ गया। और अगर हाल के वर्षों को देखें तो 2020-21 तो खैर कोविड का साल था, अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा था। हाँ, बहुत बुरा। वित्त वर्ष 2020-21 की जो पहली तिमाही थी उसमें तो अर्थव्यवस्था 23.9% सिकुड़ गई थी। बहुत बड़ी गिरावट थी वो। बाप रे। दूसरी तिमाही में भी 5.5% का संकुचन था। हालांकि उसके बाद रिकवरी भी तेज हुई, जिसे आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में V आकार की पुनः प्राप्ति, मतलब V शेप रिकवरी कहा गया। V शेप रिकवरी। हाँ, मतलब तेजी से नीचे गए और फिर तेजी से ऊपर आए। पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये रिकवरी हर सेक्टर में एक जैसी नहीं थी, कहीं ज्यादा थी, कहीं कम। और शायद राज्यों के बीच में काफी फर्क होगा। स्रोतों में बिहार का जिक्र है। बिल्कुल, राज्यों के स्तर पर प्रति व्यक्ति आय में काफी असमानता है। स्रोत बताते हैं कि अगर हम मौजूदा कीमतों पर देखें तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। प्रति व्यक्ति आय निकालते कैसे हैं? हम कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं। हाँ, औसत निकल आता है। हाँ, ये एक औसत आंकड़ा है। ये नहीं बताता कि आय का बंटवारा कैसा है, पर राज्यों के बीच जो मोटा-मोटा आर्थिक अंतर है उसका अंदाजा जरूर देता है। तो आज हमने कई जरूरी चीजें सीखी। GDP और राष्ट्रीय आय का फर्क, हाँ, भारत में इसका आकलन कैसे शुरू हुआ, दादा भाई नौरोजी से लेकर अब NSO तक, बिल्कुल, आधार वर्ष क्यों जरूरी है, हिंदू वृद्धि दर क्या थी और हाल की V शेप रिकवरी। हाँ, और मेरे ख्याल से जो मुख्य बात निकल कर आती है वो ये कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय ये आर्थिक प्रगति के अहम इंडिकेटर तो हैं, पर ये पूरी कहानी नहीं बताते। सही कहा। ये देखना भी उतना ही जरूरी है कि जो विकास हो रहा है उसका फायदा समाज के अलग अलग तबकों तक, आम आदमी तक पहुंच भी रहा है या नहीं। बिल्कुल। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। स्रोत ये इशारा करते हैं कि अगर किसी देश की राष्ट्रीय आय या GDP तो बढ़ रही हो, लेकिन साथ ही गरीबी और बेरोजगारी भी बढ़ रही हो, तो क्या हम उसे सही मायने में विकास कह सकते हैं? क्या सिर्फ ये बड़े आंकड़े ही विकास का अंतिम पैमाना है, या हमें विकास को और गहराई से, मतलब ज्यादा मानवीय नजरिए से देखने की जरूरत है? इस पर जरूर सोचिएगा।
भारतीय कृषि पर एक नजर डाल रहे हैं। हमारे पास जो तथ्य और आंकड़े हैं उन्हीं के आधार पर बात करेंगे। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि इस बड़े विषय के जो जरूरी पहलू हैं उन पर चर्चा हो। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं प्राथमिक क्षेत्र से। इसमें क्या क्या आता है? देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में मुख्य तो कृषि है ही, पर साथ में खनन, वानिकी यानी जंगल, मछली पालन, डेयरी, ये सब शामिल हैं। अच्छा। और इसी से जुड़ा है खाद्य प्रबंधन, मतलब अनाज खरीदना, उसे बांटना, बफर स्टॉक रखना। हाँ, ताकि देश में खाने की कमी ना हो। बिल्कुल, और जरूरत पड़ने पर निर्यात भी। ठीक है, चलिए अब जमीन की बात करते हैं। भूमि सुधारों का जिक्र आता है स्रोतों में। राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में जोतों की चकबंदी पर जोर था। ये क्या था असल में? चकबंदी का मतलब था किसानों की जो बिखरी हुई जमीन होती है ना, छोटी छोटी क्यारियां अलग अलग जगह, हाँ हाँ। उनको एक जगह इकट्ठा करना। इससे खेती करना आसान हो जाता है, लागत कम होती है। समझ गई। और पट्टेदारी सुधार भी थे? हाँ, पट्टेदारी सुधार भी जरूरी थे। चाहे लगान को रेगुलेट करना, मतलब किराया तय करना। और पट्टे की अवधि की सुरक्षा देना, ताकि किसान को यूं ही बेदखल न कर दिया जाए। अच्छा। और कुछ मामलों में तो पट्टेदारों को मालिकाना हक भी मिला। लेकिन एक बड़ी चुनौती आज भी है। वो क्या? जमीन का आकार। ज्यादातर किसानों के पास बहुत छोटी जमीनें हैं। सीमांत किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम है। हाँ, और लघु किसान जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। फिर आते हैं अर्ध मध्यम, मध्यम और बड़े किसान, पर उनकी संख्या काफी कम है। सही। अब जरा कृषि की अर्थव्यवस्था पर आते हैं। सब्सिडी की बात होती है अक्सर। ये कितने तरह की होती है? मोटे तौर पर 2 तरह की कह सकते हैं। एक तो प्रत्यक्ष सब्सिडी, मतलब सीधा नकद पैसा किसान के खाते में, जैसे पीएम किसान योजना। हाँ, कुछ वैसा। और दूसरी होती है अप्रत्यक्ष सब्सिडी, जैसे लोन में छूट दे दी, सिंचाई या बिजली के बिल कम कर दिए। अच्छा, या फिर खाद, बीज, कीटनाशक सस्ते दामों पर दे दिए। बिल्कुल, ये सब अप्रत्यक्ष सब्सिडी में आता है। एक शब्द आया है स्रोतों में, बैल पूंजीपति। ये कौन है? हाँ, ये शब्द उन किसानों के लिए इस्तेमाल होता है जिनके पास कुछ साधन तो हैं, जैसे शायद ट्रैक्टर हो, बैल हो, मतलब वो एकदम गरीब नहीं है, पर वो बड़े जमींदार या पूंजीपति भी नहीं है। अच्छा, मतलब मध्यम वर्ग का किसान कह सकते हैं एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। और किसानों की आय सुरक्षा के लिए एक बहुत अहम चीज है MSP। न्यूनतम समर्थन मूल्य। जी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार फसल बोने से पहले ही लगभग 23 फसलों के लिए ये दाम तय कर देती है, ताकि किसान को पता रहे कि कम से कम इतना दाम तो मिलेगा ही। बिल्कुल। और इसकी सिफारिश करता है कृषि लागत और मूल्य आयोग, CSCP। ये कब बना था? ये बना तो 1965 में था, पर इसका नाम CSCP 1985 में हुआ। ठीक है, और किसानों को लोन आसानी से मिले इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना भी है? हाँ, वो 1998-99 में शुरू हुई थी। काफी सफल रही है वो योजना। चलिए अब जरा उत्पादन के आंकड़ों पर आते हैं। भारत की स्थिति क्या है दुनिया में? उत्पादन में तो भारत काफी आगे है कई चीजों में, जैसे दूध। दूध उत्पादन में हम दुनिया में नंबर 1 पर हैं। अरे वाह। और चावल में चीन के बाद हमारा दूसरा नंबर है। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। और राज्यों के हिसाब से देखें तो हाँ, राज्यों की अपनी अपनी खासियतें हैं। जैसे उत्तर प्रदेश को देखें तो गेहूं, गन्ना, आलू, इन सब में वो काफी आगे है। अच्छा। वहीं कर्नाटक में देश के 70% से ज्यादा कॉफी होती है। 70%? बहुत ज्यादा है ये तो। हाँ, केरल मसालों के लिए मशहूर है, काली मिर्च, इलायची। कश्मीर अपने केसर के लिए जाना जाता है, और पश्चिम बंगाल जूट के लिए। सही। और हमारे यहाँ फसल के मौसम भी अलग अलग होते हैं ना, रबी, खरीफ। बिल्कुल। रबी की फसलें सर्दियों में बोई जाती हैं, गेहूं, जौ, चना। खरीफ होती हैं बरसात के मौसम की फसलें, चावल, मक्का, कपास। और एक जायद भी होता है। हाँ, जायद का मौसम रबी और खरीफ के बीच में आता है, छोटा सा। इसमें मौसमी फल, सब्जियां, खरबूजा, तरबूज वगैरह उगाते हैं। अच्छा, और कृषि उत्पादों की गुणवत्ता के लिए कोई मानक है? हाँ, उसके लिए एग मार्क है। ये 1937 से लागू है। आप देखेंगे कई पैकेट पर ये निशान होता है। हाँ, देखा है। अब जरा खेती के अलग अलग तरीकों पर बात करें। एक है ट्रक फार्मिंग। ये क्या है? ट्रक फार्मिंग मतलब शहरों के आसपास के इलाकों में सब्जियां उगाना, क्योंकि वहां से जल्दी शहर की मंडी तक पहुंच जाती हैं, ताजी रहती हैं। अच्छा, इसलिए ट्रक फार्मिंग। और निर्वाह कृषि? निर्वाह कृषि वो होती है जब किसान मुख्य रूप से अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए ही खेती करता है, बेचने के लिए बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता। समझ गए।
और मिश्रित कृषि? मिश्रित कृषि में फसल उगाने के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, जैसे गाय, भैंस, मुर्गी पालन। ये आय का एक और जरिया बन जाता है। ये तो काफी आम है भारत में। हाँ, बिल्कुल। एक और तकनीक का जिक्र है, शून्य जुताई, जीरो टिलेज। इसके क्या फायदे बताए गए हैं? शून्य जुताई का मतलब है बिना खेत की जुताई किए अगली फसल बो देना। बिना जुताई के? कैसे? हाँ, खास मशीनों से। इसका फायदा ये है कि मिट्टी का कटाव कम होता है, जमीन में नमी बनी रहती है और जो फसल के अवशेष होते हैं उन्हें जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, तो पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। बिल्कुल, और लागत भी कम होती है। ये तो दिलचस्प है। अब आते हैं कृषि क्रांतियों पर। हरित क्रांति का नाम तो सबसे पहले आता है। हाँ, हरित क्रांति 1966-67 में शुरुआत हुई। भारत में इसका श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। और विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉ। इसका सबसे ज्यादा असर गेहूं पर हुआ था, है ना? हाँ, गेहूं के उत्पादन में तो एकदम उछाल आ गया था। कुछ हद तक चावल पर भी असर हुआ। फिर आई श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति यानी दूध उत्पादन में क्रांति। इसके जनक माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अमूल का मॉडल इसी की देन है। सही, और भी कई क्रांतियां हुई, पीली, नीली। हाँ, कई सारी। पीली क्रांति तिलहन, तिल वाले बीज के लिए। नीली क्रांति मछली उत्पादन के लिए। लाल क्रांति टमाटर और मांस के लिए। गोल क्रांति आलू के लिए। गुलाबी प्याज के लिए शायद। हाँ, गुलाबी प्याज और झींगा मछली के लिए। सुनहरी क्रांति बागवानी यानी फल फूल शहद उत्पादन के लिए। इन सबको मिलाकर इंद्रधनुषी क्रांति की बात की गई, मतलब कृषि का चौतरफा विकास। वाह, इसी कड़ी में राष्ट्रीय बागवानी मिशन भी शुरू हुआ था। जी, 2005-06 में। और किसानों को फसल खराब होने के जोखिम से बचाने के लिए 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई। इसमें प्रीमियम काफी कम रखा गया है शायद। हाँ, खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और जो बागवानी या नकदी फसलें हैं उनके लिए 5% प्रीमियम किसान को देना होता है, बाकी सरकार देती है। ये तो किसानों के लिए बड़ी राहत है। अब इन सब योजनाओं और कामों को चलाने के लिए संस्थाएं भी तो होंगी। नाबार्ड का जिक्र है। हाँ, नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ये बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। 1982 में बनी थी, शिवरामन समिति की सिफारिश पर। इसका मुख्य काम क्या है? ये कृषि और ग्रामीण विकास के लिए लोन मुहैया कराने वाली सबसे बड़ी संस्था है। ये सीधे किसानों को लोन नहीं देती, बल्कि बैंकों और दूसरी संस्थाओं को पैसा देती है ताकि वो आगे लोन दे सकें। एक तरह से ये रीफाइनेंस एजेंसी है। मुख्यालय इसका मुंबई में है। अच्छा, और नैफेड? नैफेड जो है वो कृषि उत्पादों की मार्केटिंग, मतलब खरीद बिक्री से जुड़ा सहकारी संगठन है। किसानों की उपज बिकवाने में मदद करता है। ठीक है, और रिसर्च के लिए कौन से संस्थान है? रिसर्च के लिए भी कई बड़े संस्थान हैं, जैसे नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI, कटक उड़ीसा में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। हाँ, और एक अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का केंद्र वाराणसी में भी खुला है। बिल्कुल, वो दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय केंद्र है। स्रोतों में कुछ समितियों का भी जिक्र है। अशोक दलवई समिति। हाँ, अशोक दलवई समिति का काम था किसानों की आय दोगुनी कैसे की जाए, इस पर सुझाव देना। और KN राज समिति। KN राज समिति ने कृषि जोत पर टैक्स लगाने के मुद्दे पर विचार किया था। और एक शांता कुमार समिति भी थी। जी, शांता कुमार समिति ने FCI यानी भारतीय खाद्य निगम, जो अनाज खरीदता और बांटता है, उसके कामकाज को बेहतर बनाने और पुनर्गठन पर सिफारिशें दी थी। तो ये सारी नीतियां, संस्थाएं, योजनाएं मिलकर भारतीय कृषि की एक जटिल तस्वीर बनाती हैं। बिल्कुल, और ये लगातार बदल भी रही है। आखिर में विचारणीय बिंदु सामने आता है। आंकड़े तो यही दिखाते हैं कि देश के स्तर पर देखें तो हमारे पास अनाज की कमी नहीं है, मतलब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा तो हमने हासिल कर ली है। हाँ, भंडार भरे हुए हैं। लेकिन एक अवलोकन ये सवाल खड़ा करता है कि क्या ये खाद्य सुरक्षा हर परिवार के स्तर तक पहुंची है? जरूरतमंद परिवार उस अनाज को खरीद पा रहा है? क्या उस तक वो अनाज पहुंच रहा है? ये एक अलग और शायद ज्यादा जरूरी सवाल है। बिल्कुल, पर्याप्त भंडार होने के बावजूद हर घर तक भोजन की पहुंच और उसे खरीदने की क्षमता कैसे सुनिश्चित की जाए, ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। नमस्कार, आइए ज़ेन में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर बात करेंगे। हाँ, सेवा क्षेत्र।
सर्विसेज सेक्टर जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और हमारे पास ना कुछ सरकारी दस्तावेज भी हैं, तो जरा देखते हैं कि ये क्या कहते हैं इस क्षेत्र के बारे में। कोशिश यही रहेगी कि समझें कि भाई ये इतना जरूरी क्यों है और इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या हो रहा है। सही बात है। चलिए एक बहुत दिलचस्प आंकड़े से शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि भारत के GVA मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना है? हाँ, ये काफी चौंकाने वाला है। 50% से भी ज्यादा। बिल्कुल, 50% से ऊपर। और ये आंकड़ा देखिए बहुत मायने रखता है। ये दिखाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है। मतलब विकास की तरफ? हाँ, एक तरह से आर्थिक परिपक्वता की निशानी है ये। जैसे जैसे देश तरक्की करते हैं ना, उनकी निर्भरता खेती या इंडस्ट्री से हटकर सेवाओं पर बढ़ती जाती है। अच्छा, तो ये सेवा क्षेत्र जिसे वो तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं, राइट? ये आखिर है क्या? मतलब अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो। हाँ, तृतीय क्षेत्र देखिए, आसान भाषा में वो हिस्सा है इकोनॉमी का जो कोई सामान नहीं बनाता है ना। जैसे फैक्ट्री में कार बनती है वो नहीं, ये सेवाएं देता है। सेवाएं जैसे व्यापार हो गया, दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट मतलब बस, ट्रेन, हवाई जहाज, चीजें रखने के लिए भंडारण, वेयरहाउसिंग, कम्युनिकेशन, फोन, इंटरनेट, ये सब। अच्छा, और बैंकिंग, बीमा, रियल एस्टेट वो भी इसी में? हाँ, बिल्कुल। फाइनेंस, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट और भी बहुत कुछ है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, मनोरंजन। अरे हाँ, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में तो लगभग हर चीज। यहाँ तक कि जो कंस्ट्रक्शन से जुड़ी सेवाएं हैं वो भी इसी में गिनी जाती हैं कई बार। इसे हम प्राइमरी यानी कृषि और सेकेंडरी यानी मैन्युफैक्चरिंग से अलग रखते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये तीसरा लेवल है। कुछ लोग तो अब चौथे लेवल की भी बात करते हैं, चतुर्थक क्षेत्र, जिसमें ज्ञान आधारित सेवाएं आती हैं। अच्छा, जैसे IT सर्विसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D जिसे कहते हैं। ओके, समझ गई। तो दायरा तो वाकई बहुत बड़ा है इसका। हमने GVA की बात की और स्रोतों में ये भी लिखा है कि GNP मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसका भी सबसे बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। हाँ, देश की कुल कमाई में सबसे बड़ा योगदान इसी का है और ये ट्रेंड पूरी दुनिया में दिखता है। जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होती है, GDP में इस तीसरे क्षेत्र का हिस्सा बढ़ता ही जाता है। भारत में तो पिछले कुछ दशकों में ये बहुत तेजी से बढ़ा है। एक और शब्द था वहां, अदृश्य निर्यात, इनविजिबल एक्सपोर्ट्स। ये क्या चीज है? अदृश्य निर्यात, मजेदार शब्द है ना। हाँ, मतलब ऐसा एक्सपोर्ट जो दिखता नहीं। हाँ, कुछ ऐसा ही। देखिए, जब हम मान लीजिए अमेरिका को सॉफ्टवेयर बनाकर बेचते हैं या कोई विदेशी पर्यटक भारत घूमने आता है और यहाँ खर्च करता है, हाँ, तो कोई डिब्बा पैक होकर कोई सामान फिजिकली देश से बाहर नहीं जा रहा है, जैसे कार या कपड़े जाते हैं। ठीक है, लेकिन पैसा तो आ रहा है, विदेशी मुद्रा आ रही है। तो क्योंकि ये सेवा है, कोई भौतिक वस्तु नहीं, इसलिए इसे अदृश्य निर्यात कह देते हैं। अच्छा, तो ये भी कमाई का एक बड़ा जरिया है। बहुत बड़ा। खासकर भारत के लिए तो IT सर्विसेज और टूरिज्म जैसे क्षेत्र बहुत अहम है इस लिहाज से। समझ गई। तो जब ये सेक्टर इतना जरूरी है, सरकार क्या कर रही है इसे और बढ़ावा देने के लिए, खासकर निवेश के मामले में? हाँ, तो सरकार ने निवेश को आसान बनाने पर काफी ध्यान दिया है। एक बड़ा कदम है FDI नियमों को उदार बनाना। FDI मतलब विदेशी निवेश? हाँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अब ज्यादातर सेवा क्षेत्रों में, जैसे टेलीकॉम वगैरह, 100% तक विदेशी निवेश की मंजूरी है, वो भी ऑटोमेटिक रूट से। ऑटोमेटिक रूट मतलब ज्यादा सरकारी चक्कर नहीं? हाँ, मतलब बिना ज्यादा पूर्व अनुमति के निवेश किया जा सकता है। इससे प्रक्रिया तेज होती है, आसान होती है, लाल फीताशाही कम होती है, जैसा आपने कहा। ये तो अच्छी बात है। और कारोबार करने में आसानी हो, इसके लिए कुछ? बिल्कुल, उसके लिए भी कई चीजें हैं। एक है राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। ये क्या है? ये एक ऑनलाइन पोर्टल जैसा है। समझिए कि एक ही जगह पर जाकर निवेशक या कोई नया बिजनेस शुरू करने वाला ज्यादातर सरकारी मंजूरियां, क्लियरेंस वगैरह ले सकता है। अच्छा, मतलब अलग अलग दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत कम। हाँ, कोशिश यही है। इसे एक तरह का वन स्टॉप सोल्यूशन बनाने की कोशिश है। ये तो बहुत मददगार होगा। और कोई योजनाएं? हाँ, और भी हैं। जैसे GST लाया गया, वस्तु एवं सेवा कर। उसका एक मकसद सेवाओं पर लगने वाले अलग अलग टैक्स को एक करना भी था, ताकि टैक्स सिस्टम आसान हो। हाँ, GST तो काफी बड़ा बदलाव था। बिल्कुल। फिर इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन है, AIM,
स्कूलों कॉलेजों में नए आइडियाज को सपोर्ट करना, और स्टार्टअप्स के लिए सेतु यानी सेटो प्रोग्राम भी है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन। हाँ, बिल्कुल। तो ये सब मिलकर कहीं ना कहीं सेवा क्षेत्र को मजबूती दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर तो यही दिखती है कि सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का, आप कह सकती हैं, इंजन बन चुका है। बिल्कुल। सबसे बड़ा हिस्सा, और बढ़ भी तेजी से रहा है। हाँ, और सरकार भी निवेश और बिजनेस को आसान बनाकर इसे सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल, ये तो स्पष्ट है। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात भी है भविष्य को लेकर। वो क्या? देखिए, जिस तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, ऑटोमेशन, ये सब आ रहे हैं। हाँ, उसकी तो बहुत चर्चा है आजकल। तो सवाल ये उठता है कि भविष्य में सेवा का मतलब क्या होगा? हाँ। क्या जो काम आज इंसान कर रहे हैं वो मशीनें करेंगी? और अगर ऐसा होता है तो रोजगार का क्या होगा? क्षेत्र पर इसका क्या असर पड़ेगा? हाँ, ये सोचना होगा कि क्या मौजूदा नौकरियां खत्म होंगी या शायद बिल्कुल नए तरह की नौकरियां सामने आएंगी जिनके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते। ये एक अहम मुद्दा है जिस पर आगे ध्यान देना होगा। आज हम भारत के औद्योगिक सफर पर जो जानकारी मिली है उसे थोड़ा खंगालेंगे। हमारे पास एक डिटेल डॉक्यूमेंट है और कोशिश करेंगे कि इसमें से मुख्य नीतियां, जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं और आज के ट्रेंड्स क्या हैं, ये सब समझें। तो शुरू करते हैं आज़ादी के ठीक बाद से पहली औद्योगिक नीति। वो 1948 में आई थी ना? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने घोषित की थी। और शायद यहीं से भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी की शुरुआत हुई। हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह से बीच का रास्ता था। मतलब न पूरी तरह सरकारी कंट्रोल, न पूरी तरह प्राइवेट सेक्टर। फिर आई 1956 की पॉलिसी। उसने क्या किया कि स्टेट का रोल यानी पब्लिक सेक्टर की भूमिका काफ़ी बढ़ा दी, और एक जॉइंट सेक्टर का कॉन्सेप्ट भी तभी आया जहां सरकार और प्राइवेट कंपनियां मिलकर काम कर सकती थीं। अच्छा, लेकिन फिर 1980 में वापस मिक्स्ड इकोनॉमी पर जोर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ होगा? कोई अंदाजा? ये इंटरेस्टिंग है। देखिए, शायद तब तक ये लगने लगा था कि पूरी तरह से जो स्टेट कंट्रोल्ड मॉडल है उससे वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे जो चाहिए थे। तो 1991 के जो बड़े रिफॉर्म्स हुए उनसे पहले ही एक तरह से सोच में बदलाव की आहट थी वो। और फिर 1991 ने तो पूरी तस्वीर ही बदल दी। उदारीकरण, वैश्वीकरण और पीपीपी मतलब सरकारी प्राइवेट पार्टनरशिप पर फोकस आ गया। और वो लाइसेंस राज का क्या हुआ? 1951 वाले कानून से जो आया था उसको लेकर तो काफी शिकायतें थी हमेशा से। हाँ, बिल्कुल। 1991 के बाद उससे लगभग खत्म ही कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि वो जो लाइसेंसिंग सिस्टम था उसे इंडस्ट्री के रास्ते का रोड़ा माना जाता था। अब तो बस कुछ ही मतलब गिनती के सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, जैसे डिफेंस है, एक्सप्लोजिव्स हैं या कुछ खतरनाक केमिकल्स, उनके लिए लाइसेंस चाहिए। बाकी सबके लिए काफी आसान हो गया है। तो मतलब पॉलिसीज में लगातार बदलाव होते रहे। 2011 में एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी भी आई थी। उसका लक्ष्य था कि जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा, जो तब शायद 16% था, उसे बढ़ाकर 25% किया जाए। सही कहा। ये दिखाता है कि मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस बढ़ाने की कोशिश हुई। और आज की जो नीतियां हैं वो तो और भी ज्यादा ग्लोबलाइजेशन की तरफ, मतलब वैश्वीकरण की तरफ झुकी हुई लगती हैं। अच्छा, ये तो हुई पॉलिसीज की बात, पर जमीन पर इसका असर कैसा रहा? मतलब विकास के अलग अलग फेज कैसे थे? देखिए, शुरू में यानी 1951 से 65 तक एक मजबूत इंडस्ट्रियल बेस बनाने पर जोर था, खासकर जो हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं, कैपिटल गुड्स वाली, उन पर। लेकिन फिर 1965 से 1980 का जो पीरियड था वो थोड़ा सुस्ती वाला रहा। कुछ लोग उसे औद्योगिक ठहराव या अवमंदन का दौर भी कहते हैं। ग्रोथ धीमी हो गई थी। 1980 के बाद थोड़ी रिकवरी शुरू हुई, नीतियां थोड़ी लिबरल हुई। और 1991 के बाद उदारीकरण का असर क्या दिखा साफ तौर पे? हाँ, कई बड़े बदलाव दिखते हैं। एक तो जीडीपी में इंडस्ट्री का हिस्सा धीरे धीरे ही सही पर बढ़ा है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सड़कें, पोर्ट्स, इन सब पर भारी निवेश हुआ है। तीसरा, अब इंडस्ट्री में डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा है, मतलब ज्यादा तरह के उद्योग देखने को मिलते हैं। और चौथा, पब्लिक सेक्टर का रोल बदला है। उनकी संख्या शायद कम हुई हो, पर उनकी एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, और डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए प्राइवेटाइजेशन भी हुआ है। अर्थव्यवस्था में कुछ खास कोर सेक्टर भी होते हैं ना, है ना? वो कौन से हैं? हाँ, 8 मुख्य उद्योग हैं: कोयला, कच्चा तेल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और बिजली।
इन्हें कोर सेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की बुनियाद है एक तरह से, और इनमें भी सबसे ज्यादा वेटेज या भारांक पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का है, करीब 28%। ओहो, 28%। मतलब अगर रिफाइनरी सेक्टर ऊपर नीचे होता है तो उसका असर पूरी इंडस्ट्री पर दिखता होगा। बिल्कुल। और इन सब पे नजर कैसे रखी जाती है, मतलब इंडस्ट्री कैसा कर रही है, ये कैसे पता चलता है? इसके लिए एक इंडेक्स है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP। इसे CSO केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है। इसमें माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी ये तीनों सेक्टर कवर होते हैं। इससे पता चलता है कि ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसी चल रही है। अच्छा, अब जरा MSME की बात कर लें, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। इनकी परिभाषा भी बदली है शायद हाल में। हाँ, अब ये परिभाषा सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट और सालाना टर्नओवर दोनों पर बेस्ड है। जैसे माइक्रो इंडस्ट्री वो होगी जिसमें 1 करोड़ तक का निवेश हो और 5 करोड़ तक का टर्नओवर। इसी तरह स्मॉल और मीडियम के लिए भी लिमिट्स तय की गई हैं, निवेश और टर्नओवर दोनों के आधार पर। और ये MSME इकोनॉमी के लिए कितने जरूरी हैं? बहुत ज्यादा। ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत में एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा रोजगार यही सेक्टर देता है। ये हमारी इकोनॉमी की रीढ़ है असल में। हालांकि इनके सामने चैलेंज भी कम नहीं है। फाइनेंस की दिक्कत, मतलब लोन वगैरह आसानी से नहीं मिलता, कच्चे माल की कमी, मार्केटिंग में मुश्किलें, कैपिटल की कमी, ये सब इनकी आम समस्याएं हैं। सरकार भी तो इन्हें सपोर्ट करने के लिए कुछ स्कीम्स लाई हैं, जैसे मेक इन इंडिया 2014 में और स्टार्टअप इंडिया 2016 में। बिल्कुल। और अगर बड़ी सरकारी कंपनियों की बात करें तो अभी देश में करीब 13 महारत्न और 16 नवरत्न कंपनियां हैं। ये अभी भी इकोनॉमी में काफी अहम रोल प्ले कर रही हैं। एक दिलचस्प फैक्ट दवा उद्योग के बारे में भी था शायद। हाँ, इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 में ये बात थी कि भारत दवाइयां बनाने में वॉल्यूम के हिसाब से, मतलब मात्रा के हिसाब से दुनिया में 3रे नंबर पर है, लेकिन वैल्यू के हिसाब से, मतलब कीमत के हिसाब से 14वें नंबर पर है। और हम जेनेरिक दवाइयों के दुनिया में सबसे बड़े सप्लायर हैं। ये हमारी फार्मा इंडस्ट्री की एक बड़ी ताकत है। तो कुल मिला के देखें तो भारत की जो औद्योगिक यात्रा है वो काफी उतार चढ़ाव वाली रही है। मिक्स्ड इकोनॉमी से शुरुआत हुई, फिर सरकारी नियंत्रण का दौर आया, फिर उदारीकरण और अब ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, हमने देखा कि कैसे पॉलिसीज बदली, ग्रोथ की रफ्तार में उतार चढ़ाव आए, MSME का क्या महत्व है, कोर सेक्टर कौन से हैं, और खासकर 1991 के बाद इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर कैसे बदला। चलिए आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। और हाँ, जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जिस तेजी से नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है और ग्लोबल सप्लाई चेन भी बदल रही हैं, तो इन सब को देखते हुए आने वाले समय में भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए सबसे बड़े मौके और सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हो सकती हैं, इस पर जरूर सोचिए। अंदर झांकेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के इंजन रूम में, मतलब उसकी वित्तीय प्रणाली और मौद्रिक नीति पर। जी हाँ, हमारे पास एक स्टडी डॉक्यूमेंट है जो इन काफी जटिल विषयों के कई अहम पहलू खोलता है। बिल्कुल, और हमारा मकसद है RBI की भूमिका समझना, है ना, और वो महंगाई को कैसे काबू में रखते हैं, उनके तरीके क्या हैं। हाँ, और ये भी कि हमारा शेयर बाजार वो कैसे काम करता है, मतलब इन सब के पीछे का लॉजिक क्या है आसान शब्दों में। और ये सोचना भी बड़ा दिलचस्प है कि कैसे RBI सिर्फ एक ब्याज दर जैसे रेपो रेट को बदलकर पूरी इकोनॉमी का मूड बदल सकता है। सही कहा, और इसका असर सीधा हम पर पड़ता है, हमारी जेब पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले RBI और उसकी मौद्रिक नीति। देखिए, RBI के पास ना अर्थव्यवस्था को पटरी पर रखने के लिए कई औजार हैं, जैसे बैंक रेट है, CRR है, SLR और वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अच्छा, CRR ये तो वो पैसा है जो बैंकों को अपने डिपॉजिट का कुछ हिस्सा RBI के पास रखना होता है। बिल्कुल, एकदम सही, कैश रिजर्व रेशियो। और एक SLR भी होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें बैंकों को कुछ पैसा सरकारी बॉन्ड्स जैसी सुरक्षित चीजों में लगाना पड़ता है। तो इन दोनों से ये तय होता है कि बैंक कितना लोन दे पाएंगे। हाँ बिल्कुल, अगर RBI इन्हें कम कर दे तो बैंकों के पास ज्यादा पैसा होगा, वो ज्यादा कर्ज दे सकेंगे, तो इकोनॉमी में पैसा बढ़ेगा, ग्रोथ को मदद मिलेगी। और अगर RBI रेपो रेट बढ़ा दे, वो किसका संकेत है? रेपो रेट बढ़ना मतलब RBI महंगाई को लेके थोड़ा चिंतित है।
वो चाहता है कर्ज लेना महंगा हो, लोग थोड़ा कम खर्च करें ताकि कीमतें नीचे आएं। आजकल ये फैसले मौद्रिक नीति समिति MPC लेती है। उसमें 6 सदस्य होते हैं, गवर्नर साहब अध्यक्ष होते हैं। और उनका मुख्य लक्ष्य महंगाई को एक दायरे में रखना है। जी हाँ, बिल्कुल, एक तरह का संतुलन बनाना ग्रोथ और महंगाई के बीच। और जरूरत पड़ने पर RBI रुपए को संभालने के लिए डॉलर भी बेचता है। अच्छा, और वो मसाला बॉन्ड्स का क्या फंडा है? वो भारतीय कंपनियों के लिए विदेश से रुपए में ही उधार जुटाने का एक तरीका है। इससे करेंसी रिस्क कम होता है। समझ गया। चलिए अब करेंसी पर आते हैं। ये नोट कहाँ छपते हैं अपने यहाँ? मुख्य प्रेस है देवास, नासिक, मैसूर और सालबोनी में। और सबसे बड़ा नोट RBI कौन सा छाप सकता है? सैद्धांतिक रूप से तो 10,000 तक का, पर अभी तो 500 का ही चलन में है सबसे बड़ा। और हाँ, 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है। अच्छा, उस पर वित्त सचिव के साइन होते हैं? जी है। और ये M1, M3 क्या है? ये पैसे को मापने के तरीके हैं? हाँ, मुद्रा आपूर्ति के मापक हैं। M1 मतलब नैरो मनी, लोगों के पास कैश और बैंकों में करंट और सेविंग अकाउंट का पैसा। और M3 ब्रॉड मनी है। इसमें M1 के अलावा बैंकों की फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी आ जाती हैं। इसे इकोनॉमी में कुल पैसे का सबसे अच्छा इंडिकेटर मानते हैं। ठीक है। कभी-कभी हॉट मनी और हार्ड करेंसी भी सुनने को मिलता है। वो क्या चीज़ है? हॉट मनी मतलब वो पैसा जो जल्दी मुनाफे के लिए तेजी से एक देश से दूसरे देश जाता है। इससे बाजार में थोड़ी अस्थिरता आ सकती है। अच्छा। और हार्ड करेंसी वो आमतौर पर विकसित देशों की स्थिर मुद्रा होती है, डॉलर, यूरो वगैरह। भारत के लिए अच्छी बात क्या है इस मामले में? हमारा IT सेक्टर और जो पैसा बाहर काम करने वाले भारतीय भेजते हैं ना, मतलब रेमिटेंसेस, वो हमारी अर्थव्यवस्था को काफी सहारा देते हैं, ऐसी अस्थिरता से बचाते हैं। ये तो है। अच्छा, अब महंगाई पर आते हैं। WPI और CPI, इनमें क्या फर्क है? WPI मतलब थोक मूल्य सूचकांक, ये होलसेल मार्केट की कीमतें देखता है। इसे कॉमर्स मिनिस्ट्री जारी करती है। और CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये वो कीमतें देखता है जो हम आप रोजमर्रा की चीजों के लिए चुकाते हैं। RBI महंगाई को काबू में रखने के लिए मुख्य रूप से इसी पर नजर रखता है। उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश पर यह शुरू हुआ था ना? हाँ जी, अप्रैल 2014 से। और अभी का महंगाई लक्ष्य है 4%, जिसमें 2% ऊपर नीचे का टॉलरेंस बैंड है, मतलब 2 से 6% के बीच। और वो स्टैगफ्लेशन क्या होता है? सुना है बड़ा खतरनाक होता है। हाँ, वो मुश्किल स्थिति है। उसमें महंगाई भी ज्यादा होती है, ग्रोथ रेट धीमी पड़ जाती है और बेरोजगारी भी बढ़ जाती है। इसको काबू करना तो बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल। RBI अपनी मौद्रिक नीति से कोशिश करता है, सरकार अपनी फिस्कल पॉलिसी से, जैसे टैक्स या खर्च में बदलाव करके। एक बात और, महंगाई से किसको फायदा किसको नुकसान होता है? उधार लेने वाले को, मतलब ऋणी को फायदा होता है, क्योंकि वो जो पैसा लौटाता है उसकी कीमत कम हो चुकी होती है। और लेनदार को नुकसान? हाँ, लेनदार को और जिनकी फिक्स्ड इनकम है उन्हें नुकसान होता है। ठीक है, चलिए आप थोड़ा बैंकिंग और कैपिटल मार्केट की तरफ चलते हैं। RBI की भूमिका यहाँ भी अहम है। बहुत अहम। RBI तो बैंकों का बैंक है, सरकार का बैंकर है और सबसे जरूरी अंतिम ऋणदाता है, मतलब जरूरत पड़ने पर बैंकों को बचाता है। स्थापना 1935 में और राष्ट्रीयकरण 1949 में। जी हाँ, और ये विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक भी है। नोट छापने के लिए इसे वो मिनिमम रिजर्व रखना पड़ता है, सोना और विदेशी मुद्रा। बैंकिंग सुधारों के लिए नरसिम्हम समिति काफी मशहूर है। हाँ, उन्होंने कई अहम सुझाव दिए थे और वित्तीय समावेशन के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना एक बहुत बड़ा कदम था। आजकल हम RTGS, NEFT, UPI खूब इस्तेमाल करते हैं। हाँ, RTGS, NEFT तो RBI की देखरेख में है और UPI जैसे रिटेल पेमेंट्स के लिए NPCI है। और ये NPA का क्या चक्कर है? और बैड बैंक? NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सीधा कहें तो बैंकों का डूबा हुआ कर्ज, ये एक बड़ी समस्या है। और बैड बैंक? बैड बैंक एक तरह की संस्था का आइडिया है जो बैंकों से उनके ये डूबे हुए कर्ज खरीद लें ताकि बैंकों की बैलेंस शीट साफ हो और वो फिर से लोन देने पर फोकस कर सकें। समझ गया। और आखिर में कैपिटल मार्केट या शेयर बाजार? ये वो बाजार है जहां कंपनियां लंबे समय के लिए पैसा जुटाती हैं, शेयर इशू करके या बॉन्ड्स जारी करके। BSE का सेंसेक्स, NSE का निफ्टी। बिल्कुल। BSE में 30 कंपनियां, निफ्टी में 50। और यहीं पर आपको बुल यानी तेजड़िया और बेर यानी मंदड़िया मिलेंगे। दलाल स्ट्रीट, मुंबई। जी हाँ।
और गिल्ट एज्ड मार्केट सरकारी बॉन्ड्स का होता है। इन सब पर नजर रखती है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि आरबीआई कैसे पूरी अर्थव्यवस्था में एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। महंगाई को मापना, उसे काबू करना कितना जटिल काम है। और कैसे बैंकिंग और पूंजी बाजार देश की आर्थिक सेहत के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल पूछिए। जैसे जैसे ये नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, ई-रूपी, यूपीआई, डिजिटल पेमेंट्स, ब्लॉकचेन, क्या आपको लगता है कि ये आरबीआई के जो पारंपरिक तरीके हैं जैसे सीआरआर, रेपो रेट, उनकी ताकत को बदल देंगी? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या ये नई चीजें भविष्य में वित्तीय स्थिरता के लिए नए मौके देंगी या फिर नई चुनौतियां खड़ी करेंगी? इस पर सोचना जरूरी है। गहराई से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो इसके इतिहास, रेगुलेशन और कुछ बड़ी कंपनियों के बारे में बताते हैं। जी। तो देखते हैं कि इन स्रोतों के आधार पर यह सेक्टर कैसे यहां तक पहुंचा है और आज कैसा दिखता है। बिल्कुल। और ये सफर काफी दिलचस्प है, क्योंकि बीमा या जोखिम से सुरक्षा का आइडिया भारत में कोई नया नहीं है। अच्छा। हाँ, हमारे स्रोतों में भी ये बात है कि मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य के धर्मशास्त्र, यहाँ तक कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इसके सिद्धांत मिलते हैं। अरे वाह, मतलब ये कॉन्सेप्ट कि लोग मिलकर एक दूसरे की सुरक्षा करें, ये तो बहुत पुराना है। हाँ बिल्कुल, सामूहिक सुरक्षा या योगदान कह सकते हैं। तो जड़ें तो काफी गहरी हैं, लेकिन आज के जमाने में इसे ठीक से चलाने के लिए, मतलब सिस्टमैटिक बनाने के लिए क्या किया गया? जाहिर है कोई रेगुलेटर तो चाहिए होगा। हाँ, यहीं पर IRDA आता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। IRDA। इसकी स्थापना हुई अप्रैल 2000 में। इसने पूरे सेक्टर के लिए आप कह सकते हैं नियम कानून तय किए। इससे पारदर्शिता बढ़ी, ग्राहकों का भरोसा बढ़ा और स्रोतों में एक बेसिक प्रिंसिपल का भी जिक्र है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। क्षतिपूर्ति यानी इंडेमनिटी, नुकसान की भरपाई करना। बिल्कुल। अगर आपका कुछ नुकसान हुआ है तो बीमा कंपनी उसकी आर्थिक भरपाई करेगी। लेकिन मैंने पढ़ा है कि ये सिद्धांत जीवन बीमा पर लागू नहीं होता, ऐसा क्यों? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। देखिए, सामान्य बीमा जैसे कार या घर का, उसमें आप असल आर्थिक नुकसान का हिसाब लगा सकते हैं। ठीक है। पर जीवन बीमा में किसी की जान की कीमत पैसों में तो नहीं आंक सकते ना। सही बात है। इसलिए वहां क्षतिपूर्ति नहीं होती, बल्कि एक पहले से तय रकम, जिसे सम एश्योर्ड कहते हैं, वो मिलती है। अच्छा, समझ गया। और इसी से जुड़ा एक शब्द है एक्चुरीज, जिसका जिक्र स्रोतों में है। एक्चुरीज। हाँ, एक्चुरीज। ये वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करके बीमा कंपनियों के लिए रिस्क कैलकुलेट करते हैं। प्रीमियम वगैरह तय करने में इनका बड़ा रोल होता है। दिलचस्प है। अच्छा, अब अगर हम बाजार की बात करें तो सरकारी कंपनियों का जिक्र तो करना ही होगा। LIC तो मतलब हर कोई जानता है। बिल्कुल। जीवन बीमा निगम 1 सितंबर 1956 को स्थापना हुई थी। हाँ। उस वक्त की करीब 245 छोटी बड़ी बीमा कंपनियों को मिलाकर इसे बनाया गया था। और आपको पता है शुरुआती पूंजी कितनी थी? कितनी? महज 5 करोड़ रुपए। बस 5 करोड़, और आज देखिए कहाँ है। बिल्कुल। और हाल में मार्च 2020 में सरकार ने इसके IPO की प्रक्रिया भी शुरू की थी, 5% हिस्सेदारी बेचने की। हाँ, वो तो बड़ी खबर थी। और इसमें FDI की भी इजाजत है। जी, ऑटोमेटिक रूट से 20% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI अलाउड है। ठीक है, ये तो हुई जीवन बीमा की बात। साधारण बीमा मतलब नॉन लाइफ के लिए भी कोई बड़ी सरकारी कंपनी है? हाँ, भारतीय साधारण बीमा निगम GIC Re स्थापना हुई 22 नवंबर 1972 को और काम शुरू किया 1 जनवरी 1973 से। लेकिन एक दिलचस्प मोड़ आया नवंबर 2000 में। क्या हुआ? तब ये मुख्य रूप से एक पुनर्बीमाकर्ता बन गई, री इंश्योरर। पुनर्बीमाकर्ता, इसका क्या मतलब हुआ? ये क्या होता है? पुनर्बीमाकर्ता वो कंपनी होती है जो दूसरी बीमा कंपनियों को बीमा देती है। एक तरह से? हाँ बिल्कुल। मतलब बीमा कंपनियों का भी बीमा? हाँ बिल्कुल। ये बीमा कंपनियों के बड़े जोखिम को कम करने में मदद करती है और GIC Re पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। अच्छा, और खेती किसानी के लिए भी कुछ अलग है? जी हाँ, उसके लिए एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनी। 20 दिसंबर 2002 को स्थापना हुई और 1 अप्रैल 2003 से इसने काम करना शुरू किया। तो ये तो हो गई सरकारी कंपनियों की मजबूत मौजूदगी। लेकिन पिछले कुछ सालों में, खासकर उदारीकरण के बाद, प्राइवेट कंपनियां तो आई हैं। हाँ बिल्कुल, और FDI नियमों में भी बड़े बदलाव हुए हैं। जैसे?
सबसे बड़ा बदलाव तो बीमा कानून संशोधन अधिनियम 2021 से आया। अच्छा। इसने बीमा सेक्टर में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर सीधे 74% कर दी। ओ, 49 से 74, ये तो काफी बड़ा जंप है। बहुत बड़ा। इसका मकसद शायद ज्यादा पूंजी लाना, कंपटीशन बढ़ाना और नई टेक्नोलॉजी लाना रहा होगा। तो आज खुद मिलाकर कितनी कंपनियां होंगी बाजार में, कुछ अंदाजा है स्रोतों से? हाँ, स्रोतों के मुताबिक लगभग 68 बीमा कंपनियां हैं, जिनमें 8 सरकारी और करीब 60 प्राइवेट हैं। 60 प्राइवेट, काफी ज्यादा हैं। जी, और ये सब अलग अलग सेगमेंट में हैं। जीवन बीमा, गैर जीवन, स्वास्थ्य बीमा, पुनर्बीमा। तो कुल मिला के कहानी ये है कि भारत में बीमा का विचार तो बहुत पुराना है। हाँ, IRDA ने आकर इसे एक मॉडर्न रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दिया। बिल्कुल LIC और GIC री जैसे सरकारी दिग्गज इसके पिलर रहे हैं। सही कहा। लेकिन अब FDI नियमों में ढील और प्राइवेट कंपनियों की बढ़ती संख्या से ये सेक्टर काफी डायनामिक, काफी बदलता हुआ दिख रहा है। एकदम सही समझा आपने। इतिहास, रेगुलेशन, सरकारी और प्राइवेट प्लेयर्स, ये सब मिलकर आज के भारतीय बीमा क्षेत्र की तस्वीर बनाते हैं। और इसी तस्वीर पर सोचते हुए आज की बातचीत यहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। जिस तरह बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश बढ़ रहा है और LIC जैसी बड़ी सरकारी कंपनी का IPO भी आ गया है, तो भविष्य में, मतलब आने वाले समय में, भारत के बीमा बाजार में सरकारी और निजी कंपनियों के बीच का संतुलन कैसा दिखेगा? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये वाकई एक अहम सवाल है। नमस्कार। आज हम लोकवित्त और भारतीय बजट प्रक्रिया की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतरते हैं। जी। सरकारें अपना पैसा कैसे संभालती हैं, ये बजट आखिर बनता कैसे है, और इन सब का अर्थव्यवस्था पर क्या असर होता है। बिल्कुल। आज की चर्चा का आधार भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ जरूरी नोट्स और तथ्य हैं। हाँ, और कोशिश रहेगी कि हम इनमें से मुख्य बातें निकालें। सही। लक्ष्य यही है कि लोकवित्त, फिर ये सार्वजनिक और निजी वस्तुएं क्या हैं, हाँ, बजट के अलग अलग पहलू, ये घाटे क्या होते हैं, FRBM कानून, GST, और हाँ, राजकोषीय नीति, वित्त आयोग, इन सबको आसान भाषा में समझें। चलिए शुरुआत करते हैं लोकवित्त और निजी वित्त के फर्क से। हाँ, मुझे लगता है निजी वित्त में तो सीधा फोकस मुनाफे पर होता है, लेकिन लोक वित्त में उद्देश्य शायद ज्यादा बड़े होते हैं, सामाजिक कल्याण वगैरह। बिल्कुल सही कहा आपने। लोक वित्त का मकसद सिर्फ कमाना नहीं, समाज की जरूरतें पूरी करना है। अच्छा, और यहीं पर आती हैं सार्वजनिक वस्तुएं, जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय सुरक्षा है या साफ हवा। हाँ, इनको किसी एक के लिए सीमित नहीं कर सकते, मतलब ये अवर्जनीय है। और एक के इस्तेमाल से दूसरे के लिए कम भी नहीं होती। हाँ, गैर प्रतिद्वंद्वी निजी वस्तुएं इसके ठीक उलट होती हैं। बाजार से खरीदो, इस्तेमाल करो, दूसरों को रोको। और वो मेरिट वस्तुएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ये थोड़ी अलग है ना। हाँ, ये समाज के लिए बहुत जरूरी हैं, पर हो सकता है लोग इन पर उतना खर्च ना करें जितना चाहिए। अच्छा, तो सरकार बजट के जरिए इनकी व्यवस्था करती है। ठीक है, अब आते हैं बजट पर। संविधान का अनुच्छेद 112 इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहता है, पर ये सिर्फ हिसाब किताब तो नहीं है ना? है ना? बिल्कुल नहीं। ये सरकार की राजकोषीय नीति का, आप कह सकते हैं, एक दस्तावेज है, आईना है। अच्छा, पूरे साल का, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, और इसकी पूरी प्रक्रिया है, ऐसे नहीं बन जाता। हाँ, वो प्रक्रिया क्या है? मतलब संसद में पेश होता है, पहले प्रस्तुतिकरण, फिर उस पर आम बहस होती है, फिर जो विभागीय समितियां होती हैं वो गहराई से जांच करती हैं। अच्छा, ये जरूरी होता होगा। बहुत। फिर अनुदान मांगों पर वोटिंग होती है, और आखिर में विनियोग और वित्त विधेयक पास होते हैं। इससे सरकार की जवाबदेही तय होती है। इसी दौरान वो कटौती प्रस्ताव भी आते हैं, नीति कटौती, मितव्ययिता कटौती, ये क्या है? ये सांसदों के हाथ में एक तरह का हथियार है, सरकार के खर्च या नीति पर सवाल उठाने का। जैसे नीति कटौती का मतलब है कि सदस्य पूरी नीति से ही असहमत हैं, मांग घटाकर 1 रुपये कर दो। सांकेतिक कटौती किसी खास मुद्दे पर ध्यान खींचने के लिए होती है, 100 रुपये कम कर दो। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है शून्य आधारित बजटिंग, जीरो बेस्ड। हाँ, पीटर पायर ने शुरू किया था। इसका मतलब है कि हर खर्च को हर साल नए सिरे से सही साबित करना होगा। पिछले साल क्या मिला भूल जाओ। सिद्धांत तो यही है, बड़ा रैडिकल विचार था। भारत में भी 1986-87 के आसपास कोशिश हुई थी। वीपी सिंह वित्त मंत्री थे तब। मकसद था फिजूल खर्ची रोकना। और खर्चों की बात चली है
तो राजस्व और पूंजीगत व्यय का फर्क समझना जरूरी है। हाँ, ये हमेशा कंफ्यूज करता है। राजस्व व्यय मतलब रेगुलर खर्चे जैसे सैलरी, सब्सिडी। बिल्कुल, जिनसे कोई संपत्ति नहीं बनती। और पूंजीगत व्यय जैसे सड़क, पुल, फैक्ट्री बनाना। अच्छा, इनसे संपत्ति बनती है। ये भविष्य के लिए निवेश जैसा हुआ। सही पकड़ा। इसे विकासात्मक व्यय भी कहते हैं। हाल के वर्षों में कुछ बड़े बदलाव भी हुए हैं बजट में। हाँ। जैसे वो रेल बजट का आम बजट में विलय हो गया 2017 से। वो क्यों किया? सोच ये थी कि सरकार के सारे खर्चे और आय की एक पूरी तस्वीर सामने आए। रेलवे कोई अलग से थोड़ी है। इससे योजना बनाना, प्रबंधन करना आसान होता है। ठीक है। और वो योजनागत, गैर योजनागत खर्च का भेद भी खत्म कर दिया। हाँ, वो भी 2017-18 से। अब खर्च को उसके असर के हिसाब से देखते हैं, राजस्व है या पूंजीगत। एक और चीज, जेंडर बजटिंग। हाँ, वो 2005-6 से शुरू हुई थी ना? ऑस्ट्रेलिया से आइडिया आया था शायद। जी। इसका मकसद ये देखना है कि सरकारी योजनाओं और खर्च का महिलाओं पर क्या और कैसा असर पड़ रहा है। ये सब तो ठीक है, लेकिन अक्सर खर्च आमदनी से ज्यादा हो जाता है। यहीं पर घाटे आते हैं। सबसे ज्यादा सुनते हैं राजकोषीय घाटे के बारे में। ये है क्या आखिर? देखिए, आसान शब्दों में राजकोषीय घाटा सरकार के कुल खर्च और उसकी कुल आय, जिसमें उधार शामिल नहीं है, के बीच का अंतर है। अच्छा। ये दिखाता है कि सरकार को अपना काम चलाने के लिए कितना उधार लेना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए बहुत जरूरी आंकड़ा है ये। और प्राथमिक घाटा, वो इससे कैसे अलग है? प्राथमिक घाटा निकालने के लिए आप राजकोषीय घाटे में से ब्याज का भुगतान घटा दीजिए। अच्छा, मतलब पिछले कर्जों पर जो ब्याज दे रहे हैं वो हटा दें। हाँ, तो ये दिखाता है कि सरकार इस साल के खर्चों के लिए कितना नया उधार ले रही है। ये सरकार के मौजूदा वित्तीय अनुशासन का बेहतर पैमाना माना जाता है। और एक प्रभावी राजस्व घाटा भी है। हाँ, ये 2011-12 से आया। इसमें राजस्व घाटे में से वो अनुदान घटा देते हैं जो पूंजी निर्माण के लिए दिए गए हैं। ये राजस्व घाटे की क्वालिटी बताता है। इन घाटों को काबू में रखने के लिए FRBM कानून आया था 2003 में। जी हाँ, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इसका लक्ष्य था राजकोषीय घाटे को GDP के 3% तक लाना और राजस्व घाटे को शून्य करना। क्या हुआ उनका? देखिए, लक्ष्य तो अनुशासन लाना था, कर्ज काबू में रहे, अर्थव्यवस्था स्थिर रहे। लेकिन एक विकासशील देश की जरूरतें अलग होती हैं। कभी मंदी आ जाती है, कभी कोई महामारी। तो इन लक्ष्यों को पाना और बनाए रखना वो हमेशा एक चुनौती रहा है। बाद में NK सिंह समिति ने इसमें कुछ बदलाव सुझाए, जैसे डेट GDP रेशियो पर ज्यादा ध्यान देना। करेक्ट। और टैक्स सुधारों में सबसे बड़ा कदम तो GST रहा, 1 जुलाई 2017। हाँ, वस्तु एवं सेवा कर, एक राष्ट्र एक कर। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? इसने बहुत सारे पुराने इनडायरेक्ट टैक्स जैसे एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट, एंट्री टैक्स, इन सबको एक में मिला दिया। हाँ, वो टैक्स पर टैक्स वाला चक्कर खत्म हुआ। बिल्कुल। व्यापार करना आसान हुआ। एक सिंगल नेशनल मार्केट बनाने में मदद मिली। ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। और इसकी दरें कौन तय करता है? इसके लिए GST परिषद है। अनुच्छेद 279A के तहत बनी है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों के प्रतिनिधि होते हैं। विजय केलकर टास्क फोर्स ने इसकी सिफारिश की थी। ये सब जो हम बात करें, खर्च, टैक्स, घाटा, ये सब सरकार की राजकोषीय नीति का हिस्सा है ना? जी, जिसे वित्त मंत्रालय बनाता है। जी। इसके मुख्य हथियार हैं सरकारी खर्च, पब्लिक एक्सपेंडिचर, कराधान, टैक्सेशन और जरूरत पड़ने पर घाटे का वित्तपोषण, डेफिसिट फाइनेंसिंग, मतलब नोट छापकर या उधार लेकर खर्च चलाना। और इसका मकसद? आर्थिक विकास, रोजगार। हाँ। आर्थिक विकास तेज करना, पूंजी निर्माण, रोजगार बढ़ाना, आय की असमानता कम करना। ये मौद्रिक नीति से अलग है। वो RBI देखती है, ब्याज दरों वगैरह से। कभी कभी ये भी सुनते हैं कि ज्यादा सरकारी खर्च से निजी निवेश कम हो जाता है, क्राउडिंग आउट। हाँ, ये एक रिस्क रहता है। अगर सरकार बाजार से बहुत ज्यादा उधार ले ले तो ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। अच्छा। फिर निजी कंपनियों के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाता है, तो वो शायद अपना निवेश कम कर दें। इसे कहते हैं क्राउडिंग आउट। लेकिन क्या ये हमेशा होता है? जरूरी नहीं। अगर सरकारी खर्च अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो, जिससे निजी क्षेत्र को भी फायदा हो, तो वो निजी निवेश को खींच भी सकता है। उसे क्राउडिंग इन कहते हैं। आखिर में वित्त आयोग की बात करते हैं। अनुच्छेद 280 ये क्या करता है? ये एक संवैधानिक निकाय है, 1951 में बना था। हर 5 साल में राष्ट्रपति इसका गठन करते हैं। इसका मुख्य काम है केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स से होने वाली कमाई का बंटवारा कैसे हो, इसकी सिफारिश करना। अच्छा, ये तय करता है कि किस राज्य को कितना हिस्सा मिलेगा। 20% दिया था और 15वें ने 41%। जी, 15वें वित्त आयोग NK सिंह ने 2021 से 26 की अवधि के लिए 41% की सिफारिश की।
वो 1% जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नए केंद्र शासित प्रदेश बनने की वजह से एडजस्ट हुआ। तो संक्षेप में हमने लोक वित्त की मूल बातें, बजट कैसे बनता है, घाटे क्या होते हैं, FRBM, GST, राजकोषीय नीति और वित्त आयोग की भूमिका, इन सब पर बात की। हाँ, ये सब मिलकर ही देश की आर्थिक दिशा तय करते हैं। बिल्कुल, काफी कुछ कवर किया हमने। हाँ, और शायद एक सवाल यहाँ छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए क्या? कि क्या एक विकासशील देश के लिए जो बढ़ना चाहता है उसके लिए ये राजकोषीय घाटा, मतलब उधार लेकर खर्च करना, क्या ये हमेशा चिंता की ही बात होनी चाहिए, या कभी-कभी अर्थव्यवस्था को धक्का देने के लिए ये जरूरी भी हो सकता है? अच्छा, नमस्कार, आइए ज़ेन में आपका स्वागत है। क्षेत्र मतलब जो फॉरेन सेक्टर है, उससे जुड़े कुछ अहम दस्तावेजों को जरा खंगाल रहे हैं। मकसद सीधा है, इन स्रोतों से जो जरूरी जानकारी है उसे निकालना, ताकि कम समय में इस पूरे विषय की एक अच्छी ठोस समझ बन सके। तो आज क्या क्या देखेंगे? भारत का दुनिया के साथ व्यापार कैसा चल रहा है, हमारे बड़े ट्रेड पार्टनर्स कौन हैं, और सरकार की नई विदेश व्यापार नीति वो क्या कहती है। साथ ही थोड़ा विदेशी निवेश और रुपए की जो कहानी है, मतलब कन्वर्टिबिलिटी वगैरह, उन पहलुओं को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करें। हाँ, बिल्कुल। ये सारे स्रोत ना भारत की अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा दिखाते हैं। मतलब कैसे भारत दुनिया के साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और उसे बेहतर बनाने के लिए क्या नीतियां हैं। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये सारे पहलू ना एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो सबसे पहले व्यापार के आंकड़ों से ही शुरू करते हैं। हाँ, 2022-23 की जो आर्थिक समीक्षा है वो बताती है कि हम सबसे ज्यादा आयात इंपोर्ट वो चीन से करते हैं। उसके बाद फिर UAE और USA का नंबर आता है। और जहां तक निर्यात की बात है एक्सपोर्ट्स की, तो अमेरिका हमारा सबसे बड़ा बाजार है, और इसके बाद फिर UAE और नीदरलैंड्स। हाँ, और ये भी जानना जरूरी है कि अगर हम टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स देखें, मतलब कुल व्यापार में 2022-23 के लिए, तो वो थे अमेरिका, चीन, UAE, सऊदी अरब और रूस। ये आंकड़े एक तरह से हमारी आर्थिक निर्भरता, कहाँ किससे कितना व्यापार है, उसकी तस्वीर साफ करते हैं। वैसे निर्यात को बढ़ावा देने में एक्सिम बैंक का भी काफी रोल रहा है। वो 1982 में बना था, याद है? हाँ, एक्सिम बैंक। लेकिन स्रोतों में ये भी लिखा है कि हमारे निर्यात की जो रफ्तार है वो थोड़ी धीमी बताई गई है। वजहें दी हैं, जैसे ऊंची कीमतें, क्वालिटी के कुछ मुद्दे, और फिर बाहर से जो कंपटीशन है वो तो है ही जबरदस्त। ये तो एक चुनौती लगती है ना? बिल्कुल, ये एक बड़ी चुनौती है, और शायद इसी से निपटने के लिए नई विदेश व्यापार नीति यानी FTP 2023 लाई गई। 1 अप्रैल 2023 से लागू है ये, और इसका लक्ष्य तो बहुत ही महत्वाकांक्षी रखा गया है। 2030 तक भारत का कुल निर्यात गुड्स और सर्विसेज मिलाकर $2 ट्रिलियन तक पहुंचाना। $2 ट्रिलियन, ये तो मतलब बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा। तो इस नीति में ऐसा क्या खास है? इसके मुख्य स्तंभ क्या बताए गए हैं? देखिए, इसमें मोटे तौर पर 4 मुख्य बातें हैं। पहला, एक शिफ्ट है। पहले जैसे इंसेंटिव्स यानी प्रोत्साहन दिए जाते थे, अब उससे हटकर छूट यानी रिमिशन पर ज्यादा जोर है। शायद ये WTO नियमों के ज्यादा अनुकूल हो। अच्छा, इंसेंटिव से रिमिशन की ओर। हाँ। दूसरा, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना, जैसे राज्यों को, जिलों तक को इसमें सीधे जोड़ना, एक्सपोर्ट हब बनाना। तीसरा, वही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार को आसान बनाना, लागत कम करना। और चौथा, जो उभरते हुए क्षेत्र हैं जैसे ई-कॉमर्स, एक्सपोर्ट्स या फिर स्कॉमेट आइटम्स। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का जिक्र है। कहा गया है कि ये आर्थिक विकास का एक प्रमुख इंजन है, खासकर सर्विस सेक्टर में। हाँ, बिल्कुल। FDI और FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट दोनों ही आते हैं, पर FDI अक्सर किसी खास प्रोजेक्ट या सेक्टर में मतलब लंबे समय के लिए आता है, इसलिए उसे ज्यादा स्थिर माना जाता है FII की तुलना में। और निवेश खींचने के लिए ही तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ बनाए गए। नीति तो 2000 में आई थी, पर कानून 2006 में जाकर लागू हुआ। अच्छा। पर एक दिलचस्प बात यह है कि भारत का पहला EPZ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वो तो 1965 में ही कांडला, गुजरात में बन गया था। मतलब ये सोच काफी पुरानी है। ओहो, 1965 में? ये तो काफी पहले की बात है। हाँ। अच्छा, अब जरा रुपए पर आते हैं। एक शब्द आता है परिवर्तनीयता, कन्वर्टिबिलिटी। इसका क्या मतलब है आसान भाषा में? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि रुपए को दूसरी बड़ी विदेशी मुद्राओं में, जैसे डॉलर, यूरो वगैरह में, और उन मुद्राओं को वापस रुपए में कितनी आज़ादी से बदला जा सकता है। भारत में जो चालू खाता है करंट अकाउंट, मतलब जिसमें व्यापार, सेवाएं, इनकम ट्रांसफर ये सब आते हैं,
उस पर रुपए 1994 से पूरी तरह परिवर्तनीय है, फुली कन्वर्टेबल। अच्छा, करंट अकाउंट पर। हाँ, लेकिन जो पूंजी खाता है, कैपिटल अकाउंट, जहां निवेश वगैरह के लेन देन होते हैं, उस पर अभी पूरी कन्वर्टेबिलिटी नहीं है। तारापुर समिति बनी थी इस पर, जिसने इसे धीरे धीरे चरणों में लागू करने की सिफारिश की थी। शायद एकदम से करने में कुछ जोखिम देखे गए होंगे। समझे। और ये सब भुगतान संतुलन, जिसे बीओपी या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहते हैं, उससे कैसे जुड़ता है? देखिए, बीओपी एक तरह से किसी देश का एक साल में बाकी दुनिया के साथ हुए सारे आर्थिक लेन देनों का लेखा जोखा है। एक बही खाता समझ लीजिए। ओके। इसमें व्यापार संतुलन यानी सिर्फ सामान का आयात निर्यात भी आता है, और अदृश्य मदें भी आती हैं, जैसे सेवाओं का व्यापार, निवेश से आय, बाहर से भेजा गया पैसा वगैरह। और जब हमारा कुल आयात, मतलब सामान और सेवाएं दोनों मिलाकर कुल निर्यात से ज्यादा हो जाता है, तब हम कहते हैं कि चालू खाते का घाटा या करंट अकाउंट डेफिसिट CAD हो गया है। ठीक है। और इसी सब के संदर्भ में शायद 1991 के आर्थिक उदारीकरण की भी बात आती है, जिसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम लिया जाता है। हाँ बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ा पड़ाव था भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। उदारीकरण की शुरुआत तो वैसे औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति में ढील देने से हुई थी, और उसी दौर में जुलाई 1991 में रुपए का अवमूल्यन यानी डिवैल्यूएशन भी किया गया था। अवमूल्यन, इसका क्या असर होता है? इसका मकसद होता है अपने निर्यात को विदेशी खरीदारों के लिए सस्ता बनाना, ताकि वो ज्यादा खरीदें, और साथ ही आयात को अपने देश के लोगों के लिए महंगा करना, ताकि वो कम खरीदें। इससे उम्मीद होती है कि व्यापार घाटा कम होगा। ये उस वक्त की एक जरूरी आर्थिक चाल थी, कह सकते हैं। तो कुल मिला के हमने देखा कि भारत का ये जो विदेशी क्षेत्र है, ये कितना डायनामिक है। व्यापारिक रिश्ते हैं, नीतियां बदल रही हैं, निवेश आ जा रहा है, मुद्रा का मैनेजमेंट है, सब कुछ एक दूसरे से काफी गहराई से जुड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये सारे स्रोत यही दिखाते हैं कि भारत कैसे लगातार वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ अपने आप को जोड़ रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है। और ये जो नई विदेश व्यापार नीति है और उसका वो 2030 तक $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य, ये इसी दिशा में एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी कदम है। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है जी, ये जो नए क्षेत्रों पर फोकस है, जैसे आपने बताया ई-कॉमर्स, एक्सपोर्ट्स या एस्कॉमेट आइटम्स, क्या ये वाकई भारत को उस $2 ट्रिलियन वाले महत्वाकांक्षी लक्ष्य तक पहुंचाने में कामयाब होंगे? और दुनिया भर में जो इतनी प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, उसमें भारत अपनी जगह को और कैसे मजबूत कर पाएगा? ये सोचने वाली बात है, इस पर विचार जरूर कीजिए। भारत के जो प्राकृतिक संसाधन है, ऊर्जा का सीन क्या है और बुनियादी ढांचा, इनसे जुड़े कुछ स्रोतों पर थोड़ी गहराई से नजर डाल रहे हैं। बिल्कुल। ये किसी भी इकोनॉमी के लिए मतलब एकदम बैकबोन जैसे होते हैं, है ना? बिल्कुल। और हमारे पास जो दस्तावेज हैं, उनसे भारत की जो खनिज संपदा है या फिर एनर्जी के ट्रेंड्स, खासकर रिन्यूएबल्स वाले, और जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उन पर काफी कुछ पता चलता है। देखते हैं क्या खास बातें निकलती हैं। हाँ, मतलब कोशिश यही है कि इन सोर्सेस से जो फैक्ट्स हैं, जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं, उन्हें समझें, भारत कैसे अपने रिसोर्सेज मैनेज कर रहा है और फ्यूचर के लिए क्या तैयारी है। एकदम। तो फिर शुरू करें। चलिए, खनिजों से ही करते हैं। सोर्सेज में है कि जैसे उड़ीसा बॉक्साइट में सबसे आगे है और आंध्र प्रदेश अभ्रक में। हाँ, अभ्रक के लिए आंध्र प्रदेश। ये तो बस एक झलक है, असल में विविधता तो काफी है। सही। और हाँ, इसी से जुड़ा एक नाम आता है MMTC, मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। ओह हाँ, MMTC काफी पुरानी संस्था है शायद। हाँ, 1963 की, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और इसे 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का दर्जा भी मिला हुआ है। 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस। ये मतलब काफी बड़ी बात है एक्सपोर्ट के लिहाज से। बिल्कुल, ये दिखाता है कि निर्यात में इनका योगदान कितना महत्वपूर्ण है, इनकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। अच्छा, अब अगर तेल शोधन मतलब ऑयल रिफाइनरीज की बात करें तो लिस्ट तो काफी लंबी है सोर्सेज में। सबसे पुरानी डिगबॉय असम वाली 1901 की, और एकदम नई में देखें तो बीना मध्य प्रदेश में और बठिंडा पंजाब में। हाँ, 2011 और 2012 की। तो ये एक तरह से दिखाता है कि कैपेसिटी बिल्डिंग लगातार चल रही है, पुरानी भी है, नई भी बन रही है। सही कहा। अच्छा, अब आते हैं एनर्जी पर। ये तो हमेशा ही हॉट टॉपिक रहता है। हाँ बिल्कुल। परमाणु ऊर्जा की बात करें तो अभी गुजरात के काकरापार में 23वां रिएक्टर शुरू हुआ है, लेकिन सोर्सेस कहते हैं कि टोटल बिजली में इसका हिस्सा सिर्फ 1.6% है। हाँ, 1.6%। 5वां सबसे बड़ा स्रोत जरूर है, पर ओवरऑल कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो कमी है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब भारत में यूरेनियम के भंडार भी हैं,
फिर भी इतना कम? हाँ, ये एक पेच है। देखिए, भंडार तो हैं, लेकिन शायद हमारी निर्भरता कोयले पर इतनी ज्यादा रही है ऐतिहासिक रूप से कि वो अभी भी डोमिनेट करता है। और एक और बात, जो यूरेनियम है उसे पावर जनरेशन के लिए करीब 5% तक एनरिच करना पड़ता है। वो प्रोसेस भी इसमें मायने रखता है। अच्छा, तो फिर गैर पारंपरिक स्रोतों का क्या हाल है? सोलर, विंड वगैरह? हाँ, उनका जिक्र भी है। सौर, जैव, ज्वारीय और खासकर पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा में तो हम काफी अच्छा कर रहे हैं शायद। दुनिया में चौथा स्थान, जनवरी 2023 तक 42 गीगावाट कैपेसिटी। बिल्कुल सही, चौथा स्थान है और लगभग 42 गीगावाट। इसमें तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र ये राज्य काफी आगे हैं। गुजरात सबसे आगे है ना? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी के हिसाब से। हाँ, क्षमता के मामले में गुजरात टॉप पर है। और दुनिया में देखें तो चीन, अमेरिका, जर्मनी के बाद हमारा नंबर आता है। ये रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्यों के लिए बहुत अहम है। पानी से बनने वाली बिजली यानी हाइड्रो पावर, उसे भी स्रोत टिकाऊ मानते हैं। हाँ, उसे तो मतलब सबसे बेस्ट माना जाता है सस्टेनेबल नजरिए से। और मार्च 2019 में एक बदलाव हुआ था। क्या? जो बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स थे उनको भी रिन्यूएबल एनर्जी का दर्जा दे दिया गया। ओ अच्छा, तो इससे रिन्यूएबल वाले आंकड़े बढ़ गए होंगे। हाँ, कह सकते हैं लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलती है। अच्छा, एक और टर्म है नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग, ये क्या है? ये वो सिस्टम है कि अगर आपने घर पर सोलर पैनल लगाए और बिजली जरूरत से ज्यादा बन गई तो वो आप ग्रिड को वापस दे सकते हैं। अच्छा, और उसका हिसाब रखा जाता है? हाँ बिल्कुल, उसी का हिसाब नेट मीटरिंग से होता है। और देखिए, गैस मार्केट में कंपटीशन बना रहे, इसके लिए 2006 में पीएनजीआर भी बना था। हाँ, रेगुलेशन के लिए। जी। देखिए, ऊर्जा तो ठीक है, पर ये सब चीजें, व्यापार वगैरह पूरे देश में फैलाना है तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मजबूत सड़कें, रेल नेटवर्क। बिल्कुल। और इस पर भी सोर्सेज में काफी जानकारी है, जैसे वो स्वर्णिम चतुर्भुज। हाँ, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। और वो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी हैं। श्रीनगर से कन्याकुमारी और सिलचर से पोरबंदर, पूरे देश को कनेक्ट करने वाले। और अभी हाल के वर्षों में भारतमाला परियोजना पर बहुत जोर रहा है। हाँ, भारतमाला, इसका पहला फेज 2017-18 से 2021-22 तक था। इसका मकसद सिर्फ हाईवे बनाना नहीं था। अच्छा, और क्या था? इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना, बॉर्डर रोड्स, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, मतलब कनेक्टिविटी को और बेहतर और एफिशिएंट बनाना। और एक और बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, अगस्त 2021 का। ये तो बहुत ही एम्बिशियस लगता है। तो इसमें वो 7 इंजन वाली बात है। सड़क, रेल, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज और लॉजिस्टिक्स इंफ्रा। हाँ, सब कुछ एक साथ। कोशिश ये है कि प्लानिंग में सिनर्जी हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में तालमेल हो। सही बात। अच्छा, ये तो बड़े प्रोजेक्ट्स हो गए, शहरी स्तर पर भी कुछ है? हाँ, अमृत मिशन का जिक्र है, AMRUT। ये 2015 में शुरू हुआ था। हाँ, अमृत। इसका फोकस शहरों में पानी की सप्लाई, सीवरेज कनेक्शन, ग्रीन स्पेस, इन सब पर था। और अब इसका दूसरा फेज चल रहा है, अमृत 2.0, जो 2025-26 तक है। मतलब शहरों में बेसिक सुविधाओं को सुधारने पर लगातार काम चल रहा है। और एक और पहलू है, अंतर्देशीय जलमार्ग, मतलब नदियों वगैरह से ट्रांसपोर्ट। हाँ, इनलैंड वाटरवेज, उनमें भी काफी पोटेंशियल देखा जा रहा है। सोर्सेज बताते हैं कि लगभग 20,000 किलोमीटर से ज्यादा जलमार्ग है देश में, और 111 को नेशनल वाटरवेज घोषित किया गया है। लेकिन अभी ट्रांसपोर्ट में इनका हिस्सा बहुत कम है, शायद 2% के आसपास। हाँ, सिर्फ 2%। पर वो मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 है, उसमें लक्ष्य इसे 5% तक ले जाने का है। तो उसमें काफी स्कोप है बढ़ने का। तो कुल मिला के अगर अब इन स्रोतों को देखें तो एक तस्वीर उभरती है भारत के खनिज क्षेत्रों की, ऊर्जा में पारंपरिक और नवीकरणीय के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की। बिल्कुल। और साथ ही भारतमाला, गति शक्ति जैसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर जोर की। हाँ, ये साफ दिखता है कि रिसोर्स मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये दोनों ही राष्ट्रीय प्राथमिकताएं हैं। चुनौतियां तो खैर अपनी जगह हैं ही। बिल्कुल। और यहीं पर हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं बुनियादी ढांचे पर इतना जोर, इतना बड़ा निवेश, गति शक्ति, भारतमाला। दूसरी तरफ रिन्यूएबल एनर्जी के भी उतने ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं। तो अगले दशक में इन दोनों राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को एक साथ साधने में सबसे बड़ी अप्रत्याशित चुनौती क्या हो सकती है, या ऐसा कौन सा तालमेल बन सकता है जिसके बारे में शायद अभी ज्यादा सोचा नहीं जा रहा? इस पे जरूर सोचिएगा।
भी और बेरोजगारी को कैसे नापा जाता है, कौन सी समितियां इसमें शामिल रहीं और मुख्य योजनाएं कौन सी चल रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और ये समझना भी अहम है कि ये मुद्दे कितने पेचीदा हैं और वक्त के साथ इन्हें देखने का और सुलझाने का नजरिया वो कैसे बदला है। तो शुरुआत गरीबी रेखा से करते हैं। सोर्स में है कि पहले इसे तय करने का आधार कैलोरी था, है ना? जैसे अलग समिति ने कहा था, गांव में करीब 2400 कैलोरी और शहर में 2100 कैलोरी रोजाना। बिल्कुल, वो एक शुरुआती तरीका था, लेकिन बाद में खासकर आप देखें तेंदुलकर समिति 2005 में और फिर रंगराजन समिति 2012 में उन्होंने इसे बदला। उन्होंने मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब MPC उसको आधार बनाया। अच्छा, MPC। जी, जैसे तेंदुलकर समिति ने 2011-12 के लिए गांवों में 816 रुपए और शहर में 1000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह का खर्च तय किया। ये एक बड़ा बदलाव था, मतलब सिर्फ पेट भरने से आगे बढ़कर जीने के लिए जो दूसरी जरूरी चीजें हैं उन पर होने वाले खर्च को भी देखना। अच्छा, तो ये सिर्फ खाने की बात नहीं रही, फिर इसमें तो पूरी जीवन शैली की जरूरतें आ गई। बिल्कुल। और तेंदुलकर समिति के हिसाब से 2011-12 में करीब 21.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। हाँ, लगभग उतना। और इसी सोच को आप कह सकती हैं आगे बढ़ाते हुए एक और तरीका सामने आया, बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI। जी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसे ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी OPI और UNDP ने मिलकर बनाया है। इसकी खास बात यह है कि ये सिर्फ आमदनी नहीं देखता। अच्छा। ये स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के कुल 10 पैमाने हैं, उन पर गरीबी को मापता है। इससे गरीबी की एक कह सकते हैं ज्यादा गहरी और शायद सच्ची तस्वीर मिलती है। भारत में नीति आयोग भी अपना राष्ट्रीय MPI जारी करता है। ये तो काफी दिलचस्प है कि गरीबी को इतने अलग अलग एंगल से देखा जा रहा है। जी। अच्छा, गरीबी के बाद अब जरा बेरोजगारी की बात करें। सोर्स में संरचनात्मक बेरोजगारी का जिक्र है, ये क्या होती है? देखिए, संरचनात्मक बेरोजगारी ये तब होती है जब अर्थव्यवस्था में बदलाव आते हैं, जैसे कोई नई तकनीक आ गई या बाजार की मांग बदल गई और लोगों के पास जो हुनर है वो मौजूद नौकरियों से मेल नहीं खाता। स्किल गैप जिसे कहते हैं, ये अक्सर लंबे समय तक बनी रहती है, मतलब शॉर्ट टर्म नहीं होती। यानी लोगों के पास काम करने की इच्छा तो है, पर उनके स्किल वाली नौकरी ही नहीं है। बिल्कुल सही। और एक और किस्म है प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। प्रच्छन्न? हाँ, ये ज्यादातर खेती या फिर जो असंगठित क्षेत्र हैं, छोटे मोटे काम हैं, उनमें दिखती है, जहां जरूरत से ज्यादा लोग एक ही काम में लगे होते हैं। अगर उनमें से कुछ लोगों को हटा भी दें तो कुल उत्पादन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मतलब उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो लगभग शून्य होती है। समझ गया। और हाँ, ये भी जरूरी है कि भारत में गरीबी और बेरोजगारी दोनों के जो आंकड़े जुटाए जाते हैं उसका मुख्य आधार NSSO। हाँ, NSSO सर्वे। जी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, जो अब NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का हिस्सा है, उन्हीं के सर्वे होते हैं, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वेज। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कि चुनौतियां क्या हैं और कैसे मापी जाती हैं। अब इनसे निपटने के लिए किस तरह की योजनाएं हैं? मनरेगा का नाम तो बहुत कॉमन है। हाँ, मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में आया था। जी। ये एक कानूनी गारंटी है कि गांव के हर परिवार को जो अकुशल शारीरिक काम करने को तैयार है, साल में 100 दिन का काम मिलेगा। 100 दिन की गारंटी? जी, इससे गांव में आमदनी बढ़ी है, एक सुरक्षा मिली है लोगों को। और खाने की सुरक्षा के लिए क्या उसके लिए भी कुछ है? बिल्कुल, उसके लिए 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA लाया गया। NFSA 2013? हाँ, इसके तहत जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है TPDS, उसके जरिए जरूरतमंद परिवारों को बहुत ही सस्ते दाम पर अनाज मिलता है। कितने सस्ते? जैसे चावल 3 रुपए किलो, गेहूं 2 रुपए किलो और मोटा अनाज सिर्फ 1 रुपया प्रति किलो। ओह, काफी सब्सिडाइज्ड है। जी, बहुत ज्यादा। अच्छा, तो रोजगार और भोजन, ये 2 चीजें हो गई, और आजकल स्किल इंडिया की भी बहुत बात होती है, उसका क्या रोल है? हाँ, वो भी अहम है। स्किल इंडिया मिशन जुलाई 2015 में लॉन्च हुआ था
और इसी के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY चल रही है। इसका मकसद है युवाओं को बाजार की जरूरत के हिसाब से हुनर सिखाना, ट्रेनिंग देना, ताकि उन्हें बेहतर रोजगार मिल सके। बिल्कुल। ये एक तरह से जो हमने संरचनात्मक बेरोजगारी की बात की थी ना, हाँ। ये उसको एड्रेस करने की कोशिश है, स्किल गैप को भरने की। और एक शायद हाल की योजना है PM स्वनिधि, वो किसके लिए है? हाँ, वो काफी नई है। PM स्वनिधि योजना ये कोविड-19 महामारी के बाद जून 2020 में शुरू हुई। ये खास तौर पे रेडी पटरी वालों मतलब स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। अच्छा, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। जी, उन्हें अपना काम दोबारा शुरू करने के लिए बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है, वर्किंग कैपिटल लोन। ये तो बहुत जरूरी कदम रहा होगा उनके लिए। हाँ, काफी मददगार साबित हुआ है। तो कुल मिला के हमने देखा कि गरीबी और बेरोजगारी, इनको समझना और इनसे निपटना ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। परिभाषाएं बदलती हैं, तरीके बेहतर होते हैं और योजनाएं भी वक्त के साथ ढलती रहती हैं। और MPI जैसे तरीकों से ये भी साफ होता है कि ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं है। सेहत, तालीम, जीने का माहौल, ये सब जुड़े हुए हैं। सही कहा। ये वाकई सोचने वाली बात है कि जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, समाज बदल रहा है, तो क्या हमें भविष्य में इन चुनौतियों को नापने और समझने के लिए और भी नए तरीकों की जरूरत पड़ेगी? हो सकता है। ऐसे तरीके जिनके बारे में शायद हम आज सोच भी नहीं पा रहे हो। ये सवाल जरूर हमें आगे सोचना होगा। 11 की जो भारतीय जनगणना हुई थी, उसके कुछ दिलचस्प आंकड़ों पर जरा गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो दिखाती है कि भारत की जनसांख्यिकी और शहरीकरण की तस्वीर असल में है कैसे। तो चलिए देखते हैं। जी बिल्कुल। और ये आंकड़े बहुत जरूरी हैं। हाँ, वैसे भारत में जनगणना का इतिहास तो काफी पुराना है। पहली नियमित जनगणना 1881 में हुई थी, है ना? जी हाँ, 1881 में। और 2011 वाली? हाँ। ये आजादी के बाद 7वीं जनगणना थी और कुल मिलाकर 15वीं। अच्छा। इसका नारा था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। काफी सटीक लगता है। बिल्कुल, क्योंकि इन्हीं आंकड़ों के आधार पर तो नीतियां बनती हैं, विकास की योजनाएं तैयार होती हैं। जी। 2011 के हिसाब से देखें तो भारत की लगभग 2/3 आबादी, यानी करीब 68.8% वो ग्रामीण थी। अच्छा, ज्यादातर लोग गांवों में। हाँ, और शहरी आबादी करीब 31.16% थी, यानी करीब 1/3 शहरों में। जी। लेकिन अब हाल की रिपोर्ट्स कुछ और बता रही हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की 2023 की रिपोर्ट है, वो कहती है कि भारत अब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। हाँ, ये तो बड़ी खबर थी पिछले साल। और इसमें उत्तर प्रदेश का योगदान सबसे ज्यादा है। देश की लगभग 16.5% आबादी वो उत्तर प्रदेश में रहती है। 16.5%? ये तो बहुत बड़ा हिस्सा है। अच्छा, लिंगानुपात की बात करें तो 2011 में राष्ट्रीय औसत 943 महिला प्रति 1000 पुरुष था। हाँ, 943। लेकिन राज्यों में बहुत अंतर है। जैसे केरला में 1084 पुरुषों से भी ज्यादा महिलाएं, और दूसरी तरफ हरियाणा सिर्फ 879। इतना बड़ा फर्क क्यों है? जी, ये फर्क बहुत कुछ बताता है। इसके पीछे कई सामाजिक आर्थिक कारण हैं, सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, इन सब का असर दिखता है। मतलब जो राष्ट्रीय औसत है वो पूरी कहानी नहीं कहता। सही कहा, वो बस एक नंबर है। हाँ, और केंद्र शासित प्रदेशों में तो स्थिति और भी। जैसे दमन और दीव में सिर्फ 618 थी, काफी चिंताजनक। सिर्फ 618? वाकई चिंता की बात है। अच्छा, अब जरा जनसंख्या वृद्धि दर पर आते हैं। 2001 से 2011 के दशक में भारत की औसत वृद्धि दर 17.7% रही। जी, 17.7%। पर जहां भी देखिए, मेघालय में ये दर लगभग 28% थी। बहुत तेज वृद्धि। हाँ, बहुत तेज। और दूसरी तरफ नागालैंड में -0.6%, मतलब वहां आबादी कम हो गई। ये कैसे संभव है? हाँ, ये आंकड़ा वाकई असाधारण था, कह सकते हैं। खासकर तब जब पूरे देश की आबादी बढ़ रही थी। हो सकता है इसके पीछे प्रवास एक कारण हो, या आंकड़े इकट्ठे करने में कोई मुद्दा रहा हो, लेकिन ये सामान्य ट्रेंड से बिल्कुल हटकर था। वैसे इतिहास में एक दशक ऐसा भी था, 1911 से 1921 का, जब अकाल और महामारी की वजह से भारत की आबादी असल में घटी थी। ओह, अच्छा। तो ये जो वृद्धि दर के पैटर्न हैं, ये एक तरह से भारत के जनसांख्यिकीय संक्रमण को दिखाते हैं। मतलब अब हम उस चरण में हैं जहां जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम हो रही है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अब आबादी बढ़ने की रफ्तार धीमी हो गई है। जी हाँ, रफ्तार काफी धीमी हुई है पहले के मुकाबले। और सरकार का लक्ष्य कब तक है इसे स्थिर करने का, मतलब जनसंख्या स्थिरीकरण?
लक्ष्य रखा गया है साल 2070 तक, और इससे जुड़ा एक अहम आंकड़ा है TFR, यानी टोटल फर्टिलिटी रेट। हाँ, मतलब प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या। बिल्कुल। भारत का TFR अब 2.0 है। ये वैश्विक औसत जो 2.4 है उससे भी कम है। ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। 2.0 ये तो रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे है शायद। जी, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी लगभग 2.1 से थोड़ा नीचे। ये एक बड़ा बदलाव है। सही। अच्छा, विकास का एक और पहलू है शिक्षा, साक्षरता। 2011 में साक्षर किसे माना गया था? परिभाषा के अनुसार 7 साल या उससे ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता हो, उसे साक्षर माना गया। ठीक है, और यहाँ भी आंकड़ों में काफी अंतर होगा। हाँ, बिल्कुल। केरला यहाँ भी सबसे आगे था, लगभग 94% साक्षरता दर के साथ। और सबसे पीछे बिहार था, करीब 61.8%। महिला साक्षरता में तो ये अंतर और भी ज्यादा था, केरल और बिहार के बीच। ये दिखाता है कि विकास कितना असमान रहा है। जी, ये असमानता साफ दिखती है। चलिए अब शहरीकरण पर आते हैं। हमने शुरू में बात की थी कि लगभग 31% आबादी शहरों में थी 2011 में। जी, 31.16%। किसी इलाके को शहरी मानने के क्या मापदंड थे? मतलब कब कहते हैं कि ये इलाका शहरी है? इसके लिए 3 मुख्य शर्तें थी जनगणना के हिसाब से। एक तो वहां की न्यूनतम आबादी 5000 होनी चाहिए। ठीक है, 5000 लोग। दूसरा, पुरुषों की जो कामकाजी आबादी है उसमें से कम 75% लोग खेतीबाड़ी के अलावा दूसरे कामों में लगे हों, मतलब गैर कृषि कार्यों में। अच्छा, नॉन एग्रीकल्चरल काम। हाँ, और तीसरा, जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी, वो कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होनी चाहिए। अच्छा, तो ये 3 शर्तें हैं। और क्या शहरीकरण सब राज्यों में एक जैसा है या यहाँ भी बहुत अंतर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ भी बहुत ज्यादा अंतर है। जैसे गोवा है, वहाँ 62% से ज्यादा आबादी शहरी है। दिल्ली तो खैर लगभग पूरी तरह शहरी है, 97.5%। हाँ, दिल्ली का तो समझ आता है। और दूसरी तरफ देखिए हिमाचल प्रदेश, वहाँ लगभग 90% लोग अब भी गांव में रहते हैं। सबसे कम शहरीकरण वहीं है। 90% गांव में। जी, बहुत बड़ा अंतर है गोवा और हिमाचल में। जी। और एक और बड़ी बात हुई है, मिलियन प्लस शहर, यानी 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर। हाँ। 2001 में ऐसे 35 शहर थे। 2011 तक ये संख्या बढ़कर 53 हो गई। 35 से 53, यानी 10 साल में 18 नए मिलियन प्लस शहर बन गए। जी हाँ। और जो हमारे बड़े महानगर हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, वो और भी ज्यादा बड़े होते जा रहे हैं। इसी तेज शहरीकरण को देखते हुए सरकार ने 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन भी शुरू किया था। हाँ, वो मिशन तो काफी चर्चा में रहा है। अच्छा, एक और रोचक तथ्य था उसमें कि जैन समुदाय का सबसे बड़ा हिस्सा शहरों में रहता है। हाँ, ये 2011 की जनगणना का एक दिलचस्प आंकड़ा है। अन्य समुदायों की तुलना में जैन समुदाय का शहरीकरण प्रतिशत सबसे ज्यादा है। और ये भी कि 2011 में उड़ीसा में एक भी 10 लाखी शहर नहीं था। जी, 2011 के आंकड़ों के अनुसार उस समय उड़ीसा में कोई भी शहर 10 लाख की आबादी के आंकड़े तक नहीं पहुंचा था। अब अगर थोड़ा वैश्विक स्तर पर देखें, भारत को दुनिया के संदर्भ में। हाँ, तो जैसे हमने TFR की बात की, भारत का 2.0 है, जो विश्व औसत 2.4 से कम है। ये अच्छी बात है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है हमारी कामकाजी उम्र की आबादी, यानी 15 से 64 साल के लोग। हाँ, जिसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। बिल्कुल। भारत की लगभग 68% आबादी इस आयु वर्ग में है। ये एक सुनहरा अवसर है आर्थिक विकास के लिए, बशर्ते कि हम इस युवा आबादी को सही कौशल और रोजगार दे पाएं। सही कहा, ये अवसर है लेकिन चुनौती भी है। जी हाँ, और दुनिया भर में देखें तो शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अभी करीब 55% लोग शहरों में रहते हैं। और अनुमान क्या है? अनुमान है कि 2050 तक ये आंकड़ा बढ़कर 70% हो जाएगा। 70%? मतलब दुनिया का बड़ा हिस्सा शहरों में रह रहा होगा। हाँ, भविष्य शहरों का ही है, ऐसा लगता है। तो कुल मिलाकर 2011 की जनगणना ने भारत की एक बहुत ही विविध तस्वीर पेश की। लिंगानुपात में भारी अंतर, केरल बनाम हरियाणा, साक्षरता में जमीन आसमान का फर्क, केरल बनाम बिहार, और शहरीकरण जो तेजी से बढ़ रहा है 31.16%, लेकिन बहुत असमान तरीके से। हाँ, ये विविधता और असमानता भारत की सच्चाई है, और ये आंकड़े हमें आगे की दिशा के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। किस तरह से?
देखिए, भारत का जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य है 2070, लेकिन जैसा हमने देखा, वैश्विक शहरीकरण 2050 तक ही 70% पहुंचने का अनुमान है। भारत में भी शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि क्या जनसंख्या स्थिर होने से बहुत पहले ही हमारे शहर, खासकर जो नए उभरते शहरी केंद्र हैं, उन पर संसाधनों और बुनियादी ढांचे का दबाव इतना ज्यादा बढ़ जाएगा? ये शहरीकरण किस तरह के सामाजिक बदलाव लाएगा, इस पर हमें गहराई से सोचना होगा। हम कुछ ऐसे नामों की गहराई में उतर रहे हैं जो अक्सर अखबारों में न्यूज़ में रहते हैं। हाँ, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन। बिल्कुल। तो हमारे पास इनसे जुड़ी काफी जानकारी है और आज कोशिश रहेगी कि सिर्फ इनकी स्थापना या मुख्यालय ही नहीं, बल्कि ये असल में हमारी अर्थव्यवस्था पर और दुनिया पर क्या असर डालते हैं उसे समझें। सही बात है। चलिए पहले अपने देश के मतलब भारत के कुछ अहम संगठनों से शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, शुरुआत करते हैं नाबार्ड से। नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ये 1982 में बना था, शिवरमन सिंह समिति की सिफारिश पर। अच्छा, और इसका हेड ऑफिस वो मुंबई में है। मुंबई, ठीक है। इसकी खास बात यह है, मतलब ये सीधे किसानों या गांव वालों को कर्ज नहीं देता। ओह अच्छा। हाँ, ये कमर्शियल बैंकों और जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं, आरआरबीज, हाँ, उनके जरिए गांवों तक पैसा पहुंचाता है ताकि खेती और गांव का विकास हो सके। तो ये एक तरह से पीछे रहकर काम करता है। बिल्कुल, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ को मजबूत करने का काम। समझ गई। और अगर हम शेयर बाजार की तरफ देखें, वहां तो सेबी का नाम बहुत आता है, SEBI। हाँ, सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ये बना तो 1988 में था। हाँ, लेकिन 1992 में इसे एक खास क्या कहते हैं, वैधानिक दर्जा मिला। अच्छा, मतलब संसद के कानून से इसे शक्तियां मिली। अच्छा, लीगल पावर्स। हाँ, हेड ऑफिस इसका भी मुंबई में है। हाँ, लेकिन दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, अहमदाबाद में भी रीजनल ऑफिसेज हैं। ठीक है। इसका काम सिर्फ शेयर बाजार को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि ये देखना कि भाई इन्वेस्टर्स के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। हाँ, ये जरूरी है। बिल्कुल, अगर लोगों का बाजार पर भरोसा रहेगा तभी तो वो इन्वेस्ट करेंगे, है ना, जो इकोनॉमी के लिए जरूरी है। यानी निवेशकों का पहरेदार। और बीमा के क्षेत्र में, इंश्योरेंस सेक्टर में कौन है ऐसा? बीमा की दुनिया को संभालता है IRDA, IRDA, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। ये सन 2000 में बना, मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर। ओके। और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। हैदराबाद, मुंबई नहीं? नहीं, ये हैदराबाद में है। ये बीमा कंपनियों पर नजर रखता है ताकि वो नियमों का पालन करें और जो पॉलिसी खरीदते हैं उनके हित सुरक्षित रहें। अच्छा, और LIC का क्या रोल है? वो तो घर घर में जाना जाता है। हाँ, LIC जीवन बीमा निगम, उसकी बात ही अलग है। 1956 में सरकार ने कई बीमा कंपनियों को मिलाकर इसका राष्ट्रीयकरण किया था। राष्ट्रीयकरण मतलब सरकारी बना दिया? हाँ, सरकारी बना दिया। तब शुरू में सिर्फ 5 करोड़ की पूंजी थी बस? हाँ, आज ये सिर्फ बीमा ही नहीं करता, बल्कि एक बहुत बड़े निवेश बैंक की तरह भी काम करता है। इसके पास बहुत बड़ी संपत्ति है। बाप रे। और एक और नाम है UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। UTI, हाँ, 1964 में बना था, मुख्यालय मुंबई। ये भारत का पहला और सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन रहा है एक जमाने में। अच्छा, पहला? जी, इसका मकसद था कि आम आदमी, छोटे निवेशक, उनकी बचत को इकट्ठा करके उसे शेयर बाजार या दूसरी जगहों पर लगाया जाए ताकि उनको भी फायदा मिले। बिल्कुल। तो ये तो हुए कुछ राष्ट्रीय अपने देश के संगठन। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चलते हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक, इनका नाम तो हमेशा साथ साथ आता है। क्या कनेक्शन है? हाँ, बिल्कुल आता है। ये दोनों असल में 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की देन है। ब्रेटन वुड्स? हाँ, इसीलिए ने ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहते हैं। अच्छा। और मुख्यालय भी पास ही हैं, वॉशिंगटन DC में, पर काम अलग है। क्या काम है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, जो फॉर्मली 1945 में बना और 1947 से काम शुरू किया, वो मुख्य रूप से देशों को तब मदद करता है जब उन्हें फॉरेन करेंसी चुकाने में दिक्कत आती है, जिसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कहते हैं, भुगतान संतुलन का संकट। अच्छा, मतलब जब पैसे की कमी हो जाए फॉरेन पेमेंट के लिए। बिल्कुल, ये एक तरह से दुनिया का इकोनॉमिक फायर ब्रिगेड है। और वो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट भी तो IMF ही निकालता है ना? हाँ बिल्कुल, IMF ही ये बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट निकालता है। और एक और चीज सुनी है, पेपर गोल्ड, SDR, वो क्या है? हाँ, SDR यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसे ही पेपर गोल्ड भी कहते हैं। ये IMF की बनाई एक तरह की रिजर्व करेंसी है। अच्छा। हाँ, इसका मूल्य दुनिया की 5 बड़ी करेंसीज पर आधारित है: डॉलर, यूरो, चीनी युआन,
जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड। ओके। भारत का भी इसमें करीब 2.75% हिस्सा है। ये सदस्य देशों के लिए एक एक्स्ट्रा एसेट की तरह है। भारत तो इसका शुरू से सदस्य है शायद। हाँ, भारत IMF के संस्थापक सदस्यों में से है और आज इसमें मेरे ख्याल से एंडोरा लेटेस्ट है, तो 190 सदस्य हो गए हैं। 190 देश, ठीक है। तो ये IMF हुआ और वर्ल्ड बैंक। वहीं विश्व बैंक समूह, जिसका मुख्य हिस्सा IBRD 1945 में बना, उसका फोकस लंबे समय के विकास पर है, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। अच्छा, तो वो फायर ब्रिगेड नहीं है? नहीं, वो देशों को गरीबी मिटाने, सड़कें, स्कूल, अस्पताल बनाने जैसे कामों के लिए कर्ज देता है, मतलब अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण और विकास के लिए। और इसकी भी कोई रिपोर्ट आती है? हाँ, इसकी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है, जो काफी अहम मानी जाती है। तो एक संकट से उभारता है, दूसरा विकास में मदद करता है। क्लियर हो गया। और व्यापार, दुनिया भर में ट्रेड के नियम कौन बनाता है? उसके लिए है विश्व व्यापार संगठन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये 1 जनवरी 1995 को बना था। 1995। हाँ, इसने गैट नाम के एक पुराने समझौते की जगह ली थी। मुख्यालय इसका जिनेवा में है। जेनेवा, ठीक है। ये देशों के बीच व्यापार के नियम तय करता है और कोशिश करता है कि ट्रेड बिना किसी रुकावट के स्मूथली हो। एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा नहीं है। अच्छा, ये अलग है। हाँ, और व्यापार से जुड़े जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स या निवेश के नियम, ट्रिम्स, वो सब इसी के अंडर आते हैं। समझ गई। अब ये तो हो गई पुरानी बड़ी संस्थाएं, लेकिन आजकल कुछ नए ग्रुप्स भी तो उभरे हैं, जैसे ब्रिक्स। बिल्कुल सही, ब्रिक्स। 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने मिलकर ये समूह बनाया था। और फिर 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी जुड़ गया, तो बन गया ब्रिक्स। हाँ, ये जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनकी आवाज है ये समूह। और इन्होंने मिलकर 2014 में अपना एक बैंक भी शुरू किया है। हाँ, वो न्यू डेवलपमेंट बैंक। बिल्कुल, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय शंघाई में है। ये एक तरह से वर्ल्ड बैंक के पैरेलल एक सिस्टम बनाने की कोशिश है। इंटरेस्टिंग। और G20, उसका भी आजकल बहुत जिक्र होता है। भारत में भी समिट हुई थी। हाँ, G20। इसमें 19 बड़े देश और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। ये 1999 में बना था। अच्छा, 99 में? जी। और ये बहुत पावरफुल ग्रुप है। दुनिया की करीब 8.5% GDP, 75% व्यापार और लगभग 2/3 आबादी इन्हीं देशों में है। बाप रे, बहुत बड़ा हिस्सा है ये तो। हाँ, तो इसकी बैठकें वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने में बहुत अहम होती हैं। और जैसा आपने कहा, भारत ने भी हाल ही में 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता संभाली थी। तो हमने देखा कि कैसे राष्ट्रीय स्तर पर नाबार्ड, सेबी, इरडा जैसे संगठन हमारे अर्थव्यवस्था को एक तरह से स्थिरता देते हैं, गाइड करते हैं। हाँ। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर IMF, विश्व बैंक, WTO वैश्विक वित्त और व्यापार को दिशा दे रहे हैं। और अब ब्रिक्स और G20 जैसे समूह भी इस पूरी तस्वीर का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। हाँ, बिल्कुल। और इन सब स्रोतों को देखते हुए एक बात सोचने वाली है। क्या? कि ये जो नए समूह उभरे हैं, जैसे ब्रिक्स, क्या इनका उदय ये दिखाता है कि जो पुराने ब्रिटेन वुड संस्थान हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, वो अब अकेले वैश्विक चुनौतियों के लिए काफी नहीं है? हो सकता है। या फिर ये सिर्फ दुनिया में पावर बैलेंस बदल रहा है, उसका संकेत है। और भविष्य में जो चुनौतियां आएंगी, जैसे क्लाइमेट चेंज है या कोई और महामारी, हाँ, उनसे निपटने के लिए इन सभी अलग अलग संगठनों के बीच तालमेल, मतलब कोऑर्डिनेशन, कितना जरूरी होगा, ये देखना वाकई दिलचस्प रहेगा। आज हमारे पास ना कई अलग अलग स्रोतों से अर्थव्यवस्था और सामान्य ज्ञान से जुड़े कुछ बड़े दिलचस्प तथ्य हैं। जी। हमारा काम है इन बिखरे हुए नगीनों को जोड़कर एक तस्वीर बनाना और समझना कि इसमें महत्वपूर्ण क्या है। बिल्कुल। ये जानकारी भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर आप देखें तो वैश्विक व्यवस्थाओं और कुछ ऐतिहासिक विचारों तक फैली हुई है। हाँ, देखते हैं कि ये कैसे जुड़ते हैं और आज के संदर्भ में इनके क्या मायने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम वैश्विक तंत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था की बनावट, कुछ खास अवधारणाओं और महत्वपूर्ण संस्थाओं पर गौर करेंगे। ठीक है। शुरुआत करते हैं दुनिया से जुड़ाव की। ठीक। स्विफ्ट प्रणाली का जिक्र बार बार आता है। हाँ, अक्सर सुनते हैं। ये असल में बैंकों के बीच संदेश भेजने का एक सुरक्षित तरीका है ना? ये खुद पैसे नहीं भेजता। नहीं, ये सिर्फ संदेश देता है कि किसे, कहां, कितना पैसा भेजना है। मतलब एक तरह का सिक्योर मैसेजिंग सिस्टम है पैसों के लिए। अच्छा। और यहीं पर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, मतलब CBDC जैसी नई तकनीकें दिलचस्प हो जाती हैं। हाँ, कैसे?
इनसे शायद भविष्य में देशों के बीच सीधे भुगतान हो सकें, बिना डॉलर या स्विफ्ट के इस्तेमाल के। अच्छा, ये तो बड़ा बदलाव हो सकता है। हाँ बिल्कुल। और इसी वैश्विक जुड़ाव को देखें तो 2021 में अमेरिका और यूरोपीय संघ ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद बनाई है। ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। हाँ, जिसका मकसद अटलांटिक के दोनों पार व्यापार और तकनीक में सहयोग बढ़ाना है। अच्छा, अब भारत की ओर आते हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था को दिशा देने में कई समितियों का बड़ा हाथ रहा है। हाँ बिल्कुल रहा है। जैसे नरसिम्हम समिति। हाँ, बैंकिंग क्षेत्र के लिए उन्होंने सुधारों की नींव रखी ताकि बैंक ज्यादा कुशल बने, प्रतिस्पर्धी बने। राइट। और सी रंगराजन समिति। उन्होंने गरीबी कैसे मापी जाए, इस पर बहुत महत्वपूर्ण काम किया था। और राजा जे चेलैया समिति को हम कर सुधारों का श्रेय देते हैं। हाँ, ये नाम अक्सर सुनने में आते हैं। इनका असर वाकई गहरा रहा होगा। बिल्कुल। और सिर्फ समितियां ही नहीं थीं। राष्ट्रीयकरण जैसे बड़े कदम भी उठाए गए। हाँ, वो भी एक दौर था। 1956 में बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ। फिर 1969 और 1980 में बैंकों का। जी, बड़े बैंकों का। जी। और 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, ये सब अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने वाले कदम थे। बिल्कुल। लेकिन फिर उदारीकरण के बाद बदलाव भी देखे। जैसे 2000 में आई विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ नीति। अच्छा, SEZs। हाँ, जिनका लक्ष्य निर्यात और निवेश बढ़ाना था। हाँ। या फिर विनिवेश की प्रक्रिया, जिसमें सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेची जाती है। हाँ, डिसइन्वेस्टमेंट। और आजकल हरित बॉन्ड मतलब ग्रीन बॉन्ड्स की भी काफी चर्चा है। हाँ, वो पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के लिए। जी, उनके लिए पैसा जुटाने का एक तरीका। ये सब अर्थव्यवस्था की बदलती प्राथमिकताओं को दिखाते हैं। कुछ बुनियादी अवधारणाएं और चेहरे भी जहन में आते हैं, जैसे MS स्वामीनाथन। हाँ, हरित क्रांति के जनक। बिल्कुल, जिसने भारत को अनाज में आत्मनिर्भर बनाया। और वर्गीज कुरियन, मिल्कमैन ऑफ इंडिया। हाँ, और ऑपरेशन फ्लड, डेयरी सेक्टर में क्रांति। सही कहा। इसी तरह दादा भाई नौरोजी और उनकी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बहुत बहुत महत्वपूर्ण। उन्होंने पहली बार धन निष्कासन यानी ड्रेन थियरी का सिद्धांत दिया था। हाँ, ये समझाने के लिए कि कैसे ब्रिटिश राज भारत की दौलत बाहर ले जा रहा था। उस जमाने में ये विश्लेषण करना कमाल था। वाकई। और महात्मा गांधी का न्यासिता, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। हाँ, वो भी बहुत अनोखा विचार है कि अमीरों को अपनी संपत्ति का मालिक नहीं बल्कि समाज का ट्रस्टी समझना चाहिए। एक तरह से आज की CSR जैसी बात हो गई। हाँ, कुछ वैसा ही। आर्थिक सिद्धांतों में रेगनर नर्क्से का निर्धनता का दुष्चक्र है। विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। जी, यानी गरीबी और पिछड़ापन एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। यह आज भी विकासशील देशों के लिए एक चुनौती है। और फिलिप्स कर्व। हाँ, वो बताता है कि अक्सर कम बेरोजगारी और ज्यादा महंगाई के बीच एक ट्रेड ऑफ, एक संतुलन बनाना पड़ता है। अच्छा, कुछ संस्थाओं और आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं जल्दी से। जी। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय रोम में है। हाँ, ये वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर काम करता है। और UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, वो 1990 से मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाल रहा है, जो सिर्फ आय नहीं बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे पहलू भी देखता है। बहुत जरूरी रिपोर्ट होती है ये। बिल्कुल। भारत में नीति आयोग सतत विकास लक्ष्यों SDGs को लागू करने में मुख्य भूमिका निभा रहा है। हाँ, वो नोडल एजेंसी है। जी। और एक आंकड़ा ये वाकई चौंकाने वाला है। संयुक्त राष्ट्र की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का 1/4 से ज्यादा भूजल इस्तेमाल करता है। 1/4? ये तो बहुत ज्यादा है। पानी के प्रबंधन पर वाकई बड़ा सवाल है ये। हाँ, चिंता की बात है। संवैधानिक संस्थाओं में वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत, हाँ, फाइनेंस कमीशन, वो केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स का बंटवारा सुझाता है। हालांकि उसकी सलाह सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती। अच्छा, ये जानना जरूरी है। जी। और बाजार की कुछ शब्दावली भी पता होनी चाहिए, जैसे हवाला। हाँ, पैसों का अनौपचारिक लेन देन। बिल्कुल। हॉट मनी वो विदेशी निवेश है जो तेजी से आता जाता है मुनाफे के लिए और अस्थिरता पैदा कर सकता है। हाँ। और गिल्ट एज्ड बाजार वो है जहां सरकारी बॉन्ड या सिक्योरिटीज खरीदी बेची जाती हैं। इन्हें काफी सुरक्षित माना जाता है। गिल्ट एज्ड, हाँ ठीक है। तो इन सब बिखरी हुई जानकारियों को जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? देखिए, हमने वैश्विक सिस्टम से लेकर भारत के आर्थिक पड़ाव, ऐतिहासिक विचार और आज की चुनौतियों तक कई चीजें छुई हैं। हाँ, सब आपस में जुड़े हुए लगते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल उठता है सोचने के लिए। क्या? जैसे दादा भाई नौरोजी ने
उस समय के धन निष्कासन की बात की थी। हाँ। क्या आज के डिजिटल युग में, जहां डेटा और डिजिटल सेवाओं का प्रवाह इतना ज्यादा है, किसी नए तरह का डिजिटल ड्रेन हो रहा है? मतलब हमारी जानकारी, हमारा डेटा। हाँ, क्या हमारी जानकारी और डिजिटल संपत्ति का प्रवाह भी एक तरफा है किसी तरह से? ये सोचने लायक बात है आगे के लिए। कि बुनियादी प्रकृति को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इसके चरित्र